नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 32। यद्यपि बहुत सारे बंद दरवाजे हैं, फिर भी आपको उन चीज़ों को समझना होगा जिन्हें समझना चाहिए। श्री मल्होत्रा भी पुराने ज़माने के व्यवसायी हैं और समय के साथ कदमताल मिलाते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और इंस्टाग्राम पर हॉट सर्च पर क्लिक किया और अर्जुन नाम उनकी नज़र में तुरंत आ गया। राजेश वर्मा का उपनाम लू है, तो फिर ये अर्जुन। बूढ़े जोऊ ने भौहें चढ़ाईं। उसने इंटरनेट पर बहुत से लोगों को अर्जुन को उसके घटिया चरित्र के लिए डांटते देखा। क्या इसका इस मामले से कोई संबंध हो सकता है? अर्जुन कौन है? बड़े मल्होत्रा ने बड़े बेटे से पूछा। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए ठिठक गया, एक पल के लिए सोचा और बोला, लगता है ये राजेश वर्मा का सबसे छोटा बेटा है, जिसने हाल ही में इंटरनेट पर काफ़ी धूम मचाई है। क्या ये हो सकता है? क्या यह अभी भी यहाँ किसी चीज़ के लिए है? जल्दी करो और मेरे लिए जांच करो। बड़े मल्होत्रा ने घूरकर गुस्से से गरजते हुए कहा, राजेश वर्मा अब पागल कुत्ता बन गया है, और अगर उसने अरबों डॉलर खर्च किए तो वह मेरे जोऊ परिवार की संपत्ति नष्ट कर देगा। क्या तुम्हें मामले की गंभीरता नहीं पता? हाँ, मैं अभी जांच करूंगा। ये देखकर कि उसके पिता पहले से ही गुस्से में थे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास कार्यालय छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक के बाद एक कॉल किया। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सेल्फ मीडिया कंपनी के बारे में पता चला तो तरुण खन्ना के नेता ने कांपते हुए कहा, जो श्री मल्होत्रा, यंग मास्टर चेन ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। जियाओ चेन, दूसरे बच्चे के परिवार का बच्चा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा गहरा गया। अगर उन्हें सही से याद है तो रोहन मल्होत्रा और अर्जुन दोनों ही जादू शो के छात्र थे, इसलिए हो सकता है कि रोहन मल्होत्रा ने अर्जुन के शरीर पर गंदा पानी फेंक दिया हो। ये बकवास है, अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया। उसने पहले दूसरे परिवार को याद दिलाया था कि अगर रोहन मल्होत्रा इसी तरह घमंडी और दबंग रहा तो देर सवेर कुछ न कुछ जरूर होगा। नहीं, प्रतिशोध जल्द ही आ रहा है। चूंकि वह और राजेश वर्मा एक ही पीढ़ी के हैं, इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हाल ही में राजेश वर्मा पर ध्यान दिया है। जांच और अनुसंधान के माध्यम से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पता चला कि राजेश वर्मा कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति था। 10 या 20 साल पहले तक राजेश वर्मा मुंबई में नंबर 1 व्यक्ति थे। लेकिन बाद के समय में राजेश वर्मा ने जादू शहर के सभी औद्योगिक संसाधनों को खाली कर दिया और विकास के लिए नान्यू प्रांत चले गए, और केवल 4 साल पहले जादू शहर में वापस आ गए। हर जगह ड्रैगन ही ड्रैगन हैं। राजेश वर्मा के मुंबई वापस आने के बाद किसी ने जानबूझकर उन्हें रोका, लेकिन राजेश वर्मा ने उन्हें ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ डाला। ये भी कहा जा सकता है कि सैनिक रक्तहीन थे। मामले के अंत में राजेश वर्मा ने सब कुछ ठीक नहीं किया, बल्कि दूसरे पक्ष के लिए एक रास्ता छोड़ दिया। अन्यथा उस आदमी को कम से कम अभी तो कोठरी में ही बैठना पड़ेगा। और अब ऐसा नंबर 1 दिग्गज व्यक्ति जबरन अरबों डॉलर खर्च करके अपने जोऊ परिवार की संपत्ति को नष्ट कर देगा। क्यों? इस मामले को तुरंत शांत करो और अर्जुन से क्षमा मांगो। अभी, तुरंत। अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ा, विनोद सूरी, मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम भविष्य में अर्जुन को बदनाम करने वाले किसी भी लेख में अपना हाथ न डालो, या धन काटना तो दूर की बात है, मैं मिनटों में तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। हाँ, मिस्टर मल्होत्रा, कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं। नेता ने पसीने से तरबतर होकर जल्दी से जवाब दिया। धत्तेरी की, यहाँ क्या बकवास चल रहा है? जो परिवार का दूसरा कमांडर उसे हर समय बुलाता था, और अर्जुन पर कलंक लगाने के मामले को शांत करें और अर्जुन से माफ़ी भी मांगें। क्या ऐसा हो सकता है कि मेहरा परिवार ने उस पर दबाव डाला हो? नेता पसीने से तरबतर हो गया। उसने अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। अब समस्या को हल करने का समय है, अन्यथा उसकी जान चली जाएगी। अपराधी कौन है? ये पता चलने पर प्रशांत मल्होत्रा ने तुरंत रोहन मल्होत्रा को फ़ोन किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने इनकार कर दिया। प्रशांत मल्होत्रा को ये बात बुरी लगी और उन्होंने एक और फ़ोन किया।
इस बार इसे आज सुबह ही बंद कर दिया गया। पकड़ना। प्रशांत मल्होत्रा का चेहरा क्रूर हो गया था और उनके माथे की नसें गुस्से से उभर आईं और उन्होंने फ़ोन छीन लिया और उसे हिंसक तरीके से ज़मीन पर फेंक दिया। जो परिवार में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद रोहन मल्होत्रा फ़ोन का जवाब तक नहीं देते। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? प्रशांत मल्होत्रा का चेहरा उदास था। जब उन्होंने टूटे हुए मोबाइल से कॉलिंग कार्ड निकाला तो गलती से टूटे शीशे से उनका हाथ कट गया। खून रिसने लगा। प्रशांत मल्होत्रा ने टूटे हुए कांच को उठाया और फिर अपने हाथों से अपने कपड़ों पर पोंछा। अपने कार्यालय में वापस आकर प्रशांत मल्होत्रा ने अपने दूसरे बच्चे को फ़ोन करने के लिए लैंडलाइन का इस्तेमाल किया। फ़ोन आते ही प्रशांत मल्होत्रा एकदम से भड़क गए और दहाड़ते हुए बोले, क्या तू मरना चाहता है? मरना ही है तो मुझे पानी में मत घसीट। अब जब घर में इतना सारा कूड़ा करकट है, तेरा हरामी बेटा अभी भी बाहर खेलना चाहता है। नहीं, जब ये मामला निपट जाएगा तो तुझे, मुझे और पापा को तेरे सबसे छोटे बेटे के साथ दफनाना पड़ेगा। आज अपनी हताशा और गुस्से को बाहर निकालने के बाद प्रशांत मल्होत्रा ने लैंडलाइन फ़ोन उठाया और उसे तोड़ दिया। धमाका। 80। लैंडलाइन फिर से टुकड़ों में बिखर गई। प्रशांत मल्होत्रा ने आखिरकार अपने दिल की सांस छोड़ी। अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन निकालकर और कॉलिंग कार्ड डालकर प्रशांत मल्होत्रा ने अपना मूड संभाला और चेयरमैन के कार्यालय की ओर चल पड़े। इतने वर्षों तक मॉल में काम करने और उतार चढ़ाव का अनुभव करने के बाद प्रशांत मल्होत्रा ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अचानक घबरा जाएं। प्रशांत मल्होत्रा ने राहत की सांस ली और एल्डर मल्होत्रा से कहा, ये स्पष्ट है, ये दूसरे परिवार का सबसे छोटा बेटा है जिसने अर्जुन के साथ परेशानी पैदा की है और उसने इंटरनेट पर अर्जुन पर गंदा पानी डालने के लिए नौसेना को काम पर रखा है। एल्डर मल्होत्रा ने अभी अभी बाहर कुछ हलचल सुनी। प्रशांत मल्होत्रा के हाथों पर खून देखा और शायद अपने दिल में कुछ समझ गए। राजेश वर्मा का बेटा, बड़े मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बच्चों के झगड़ों में बड़े लोग कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं जानती। प्रशांत मल्होत्रा कुर्सी पर पीछे झुक गए, घाव धोने के लिए मिनरल वाटर की बोतल खोली और शांति से बोले, लेकिन मैंने एक बात और सीखी। वह साल जब राजेश वर्मा मुंबई छोड़कर नान्यू गए थे तो वह इस छोटे बेटे के विकास के लिए था। अब जबकि राजेश वर्मा ने अपनी कंपनी की वित्तीय समस्या सुलझा ली है और नी परिवार का सारा कर्ज चुका दिया है, तो शायद वह अपनी सांस रोके हुए होंगे और उनके पास अपनी भड़ास निकालने के लिए कोई जगह नहीं होगी और संयोग से उन्होंने हमें पकड़ लिया। एल्डर मल्होत्रा, इसका क्या मतलब है? अपने क्रोध को बाहर निकालने के लिए उसने अपनी आपूर्ति बंद करने के लिए अरबों खर्च कर दिए। मैंने अपना अधिकांश जीवन व्यर्थ ही जिया है न? पिताजी, लू परिवार को कम मत आंकिए, प्रशांत मल्होत्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा। उनकी सबसे बड़ी बेटी काव्या वर्मा एक जंगली भेड़िया बन गई है। उसके तरीके आमतौर पर निर्दयी नहीं होते हैं और जब भी उसे मौका मिलता है वह उसे मार डालती है। इस अवधि के दौरान वर्मा परिवार के साथ कुछ हुआ। जब वह चर्चा करने गई तो वह हमेशा न तो विनम्र हो सकती है और न ही दबंग, और वह बात कर सकती है यदि वह सहमत हो सकती है, लेकिन अगर वह सहमत नहीं हो सकती है तो एक बॉस ने उसे एक रात के लिए होटल में चलने के लिए कहा। अनुमान लगाओ क्या? लू परिवार की वित्तीय समस्या हल हो गई और काव्या वर्मा ने तुरंत कंपनी पर कब्जा कर लिया और तथाकथित मालिक ने वाणिज्यिक अपराध किया और जेल चला गया। अगले दिन बॉस की पत्नी का कार्ड 200 मिलियन से अधिक था। इतना कहने के बाद प्रशांत मल्होत्रा आगे नहीं बढ़े। उन्हें सब कुछ समझ आ गया। 200 मिलियन तो सिर्फ गुजारा भत्ता है। शिकायतें और शिकायतें साफ हैं और थोड़ी सी दयालुता भी है। राजेश वर्मा ने अच्छा पढ़ाया। बड़े मल्होत्रा ने आह भरी। प्रशांत मल्होत्रा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उनकी तीसरी बेटी रिया वर्मा भी हैं, जो अब पेकिंग विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा जीता है और अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। कुछ वर्षों में वह अंजलि वर्मा की कक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकेंगी। क्या मुझे इस महिला झूलान के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है? वर्षों से उसने जितने भी बड़े और छोटे मुकदमे लड़े हैं उनमें वह कभी नहीं हारी है। अब ये सबसे छोटा बेटा भी थोड़ा अपमानजनक है और वह इतना प्रतिभाशाली है कि उसने टू एलिस नामक संगीत का एक टुकड़ा लिखा जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे जाने वाला एक क्लासिक कहा जा सकता है। अगर ये दूसरों के लिए ज़ियाओचेन की शर्मिंदगी के लिए नहीं था तो संगीत के इस टुकड़े की तैयारी पहले ही पाठ्यपुस्तक में शामिल होने के लिए शुरू हो गई है। इन दो शब्दों ने श्री मल्होत्रा को वर्मा परिवार से पुनः परिचित कराया।
अब अपने पोते पोतियों के बारे में सोचते हुए बुजुर्ग मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। वह मरने की भी हिम्मत नहीं करता। यदि जो परिवार उसे खो देता है तो लू परिवार के लिए यह पहले से भी अधिक कठिन हो जाएगा। एल्डर मल्होत्रा ने अपनी भौहें रगड़ते हुए पूछा, जियाओचेन कहाँ है? क्या तुम यहाँ आने वाले हो? चूंकि रोहन मल्होत्रा ने ये गड़बड़ झाला किया है तो रोहन मल्होत्रा को ही इसे सुझाने दीजिए। नहीं, प्रशांत मल्होत्रा ने हाथ फैलाकर सहजता से कहा, पहली कॉल रिजेक्ट हो गई थी और दूसरी कॉल सीधे बंद कर दी गई। हरामी, बूढ़े जो ने गुस्से में मेज पर थोड़ा ऊपर से थप्पड़ मारा। कंपनी अब करोड़ों का नुकसान उठा रही है, फिर उसने कंपनी बंद करने की हिम्मत कैसे की? प्रशांत मल्होत्रा को अब कोई परवाह नहीं है। वैसे भी इस घटना के बाद दूसरे बच्चे के परिवार को वो सजा जरूर मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। जहां तक लू परिवार का सवाल है, वे बस घर घर जाकर माफी मांगना चाहते हैं और इंटरनेट पर चीजों का स्पष्टीकरण चाहते हैं। प्रशांत मल्होत्रा ने अपने पैर उठाए और शांति से कहा, पिताजी, आपको आज रात सो जाना चाहिए और कल अर्जुन से बात करनी चाहिए और फिर जियाओचेन को माफी मांगने और इसके लिए समझौता करने देना चाहिए। हल हो गया। क्या मैं अब भी सो सकता हूँ? अगर मैंने अभी 1 मिनट भी बर्बाद किया तो हम लाखों रुपये गंवा देंगे। बूढ़े जो ने गुस्से से कहा। हालांकि राजेश वर्मा भी पैसा जला रहे हैं, लेकिन वह कुछ समय बाद वापस कमा लेंगे। जो परिवार इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रशांत मल्होत्रा कुर्सी पर टिक गए और सो गए। वह अब और बात नहीं करना चाहता। उसने आज अपने नितंबों को पोंछने के लिए 1 से ज्यादा फोन किए। उसने अपने जूतों के तले पोंछने के लिए मदद की भीख मांगी। अब वह बस अच्छी नींद लेना चाहता है। हम मीडिया कंपनी। फोन रखने के बाद विनोद सूरी ने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ को छुआ तो पाया कि उसके कपड़े पहले से ही ठंडे पसीने से गीले थे। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत मल्होत्रा व्यक्तिगत रूप से आगे आएंगे। अर्जुन में किस प्रकार की योग्यता है? क्या रोहन मल्होत्रा ने नहीं कहा था कि अर्जुन में कोई हुनर नहीं है, बस एक नाजुक इंसान है? अब उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? विनोद सूरी बहुत डर गए थे और आज तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। प्रशांत मल्होत्रा पहले से ही मुंबई में एक बड़े नाम हैं। इसके अलावा प्रशांत मल्होत्रा बूढ़े और बूढ़े हैं। एक बार जब वह त्यागपत्र दे देते हैं तो जो परिवार के बड़े जहाज के शीर्ष पर व्यक्ति प्रशांत मल्होत्रा ही होना चाहिए। वह अपने बॉस के व्यक्तिगत आदेश की अवज्ञा करने का साहस कैसे कर सकता है? छोड़ो इसे, पहले इस मामले को स्पष्ट कर लें। विनोद सूरी ने गहरी सांस ली। आज सुबह तो वह अर्जुन के साथ घूम सकते थे, लेकिन अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए दरवाजे पर आना होगा। पहले तो मैं आज खुश थी और मैं रात में अपने पैर धोने और मालिश कराने जा सकती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब इस तरह की बात होगी। यह इतना कठिन है कि क्योंकि खड़ा भी नहीं हो सकता। रात में तरुण खन्ना अभी भी कंपनी में अपने लीवर पर काम कर रहे हैं और वह इससे कभी नहीं थकते। ये बहुत बढ़िया है। कीबोर्ड को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए शब्द गोलियों में बदल गए और अर्जुन पर उन्मत्त होकर गोलियां बरसाई गईं। इस तरह से हर दिन इंटरनेट पर अर्जुन पर गंदा पानी छिड़कने से उसे हर दिन अच्छी रकम मिल सकती है। इस तरह का काम बहुत आसान नहीं है। यदि यह 1 महीने तक जारी रहा तो वह मुंबई के बाहरी इलाके में एक घर खरीदने में सक्षम हो जाएगा। क्या ये सिर्फ व्यक्तियों पर स्प्रे करना, लेख लिखना और वीडियो बनाना नहीं है? सरल। कंपनी में अभी भी कुछ लोग हैं जो ओवरटाइम काम करते हैं और वे सभी तरुण खन्ना को ईर्ष्या से देखते हैं। अर्जुन की घटना के कारण तरुण खन्ना ने कंपनी के लिए बहुत अधिक आय के साथ साथ ट्रैफिक और ध्यान भी लाया। अब कंपनी में एक बड़ी हिट बन जाओ। भाई कियांग, चलो 1 कप कॉफ़ी पीते हैं, थको मत। एक सहकर्मी ने चिंता के साथ 1 कप कॉफ़ी लाकर विचारपूर्वक तरुण खन्ना के बाईं ओर रख दी ताकि तरुण खन्ना उसे आसानी से उठा सकें। जियाओ हुआंग, धन्यवाद। तरुण खन्ना ने उसे समझदारी भरी नज़र से देखा और आराम से कॉफ़ी का घूंट लिया। कुछ समय पहले तक वह कंपनी में प्रशिक्षु था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह नियमित रूप से वहां आ रहा है। वह छोटी उम्र से ही एक मजबूत भाई बन गया। शायद यही कार्यस्थल का आकर्षण है। वाह। हुआंग रूई ने तरुण खन्ना के खलनायक के चेहरे को देखा और मन ही मन कोसा, लेकिन वह फिर भी चापलूसी से मुस्कुराया और कहा, भाई कियांग, क्या आपके पास कोई अच्छी परियोजना है? मुझे अपने साथ ले चलो। तरुण खन्ना ने अपने होंठ चटकाए और अफसोस जताते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास बस यही प्रोजेक्ट है। अगली बार। हुआंग रूई,
मुझे दो। हालांकि वह बहुत परेशान था, हुआन रूई के पास मुस्कुराने और सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो भाई की आंख, अगली बार जब आपके पास कुछ अच्छा करने को हो तो मेरे बारे में सोचना याद रखना। मैं छोटे मोटे कामों में मदद करने में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, ठीक है। तरुण खन्ना ने संतुष्ट चेहरे के साथ हाथ हिलाया। कंपनी में आने से पहले सभी लोग उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करते थे, अब उसके लिए गर्व महसूस करने का समय आ गया है। चटचटाहट। तरुण खन्ना अभी भी कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहे थे, तभी किसी ने उनके कंधे पर जोर से थपथपाया। ये कौन है? तरुण खन्ना जोर जोर से लिख रहे थे और उन्होंने नाराजगी भरे चेहरे से सिर घुमाकर देखा। तरुण खन्ना एकदम से अचंभित हो गए और रूखे स्वर में बोले, बॉस बॉस, यह आप हैं? विनोद सूरी ने तरुण खन्ना को शांति से देखा और कहा, अपना सामान पैक करो और वापस जाओ। हाँ हाँ, बॉस की कोई ज़रूरत नहीं, आज रात मैं कंपनी में ही बिताऊंगा, वैसे भी वापस जाकर मेरे पास करने को कुछ है नहीं, तो तैयारी के तौर पर कुछ और लेख लिख ही लूँ। तरुण खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और लेख लिखो? तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, है ना? या फिर तुम सोचते हो कि अब मेरे शरीर पर पर्याप्त गंदगी नहीं है? विनोद सूरी ने प्रशांत मल्होत्रा से मिले गुस्से को सीधे तरुण खन्ना पर उतारा और दहाड़े, यहां से तुरंत निकल जाओ। अपना सामान पैक करो और तुरंत निकल जाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद विनोद सूरी ने गुस्से के भाव के साथ अपनी टाई जोर से खींची। आसपास के सहकर्मी जो अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे थे, वे भी स्तब्ध रह गए। शाबाश, बॉस इतना गुस्सा क्यों हो गया? और वह अभी भी बड़ी हस्ती तरुण खन्ना पर गुस्सा थे। बूढ़े मालिक। तरुण खन्ना हक्के बक्के रह गए, उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, सब कुछ तुम पर निर्भर है। विनोद सूरी ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अपना सामान समेटकर बाहर निकल जाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसा कहते हुए विनोद सूरी ने हुआंग रूई की ओर देखा और आदेश दिया, हुआंग रूई, अब जब आप उनके द्वारा छोड़ी गई गंदगी से निपट रहे हैं, तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि ये सभी गंदे व्यवहार तरुण खन्ना के व्यक्तिगत कार्य हैं और कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ। नहीं, सुनो, मैं समझ गया। हुआंग रूई ने उदासीनता से सिर हिलाया, वह अभी भी थोड़ा उदासीन था। क्या बकवास है? तरुण खन्ना को नौकरी से निकाल दिया गया। बिग रेड भाड़ में जा रहा है। तरुण खन्ना वहीं जम गए, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। विनोद सूरी का चेहरा फीका पड़ता देख तरुण खन्ना ने जल्दी से अपनी कुर्सी हटा ली ताकि वे उनके पास पहुंच सकें। बॉस बॉस, मत जाए, मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सब कुछ आपके आदेशानुसार किया। तरुण खन्ना हताश होकर आगे दौड़े, लेकिन अपने मोटापे के कारण 2 कदम दौड़ने के बाद अचानक जमीन पर गिर पड़े। हुआंग रूई ने चुपचाप अपने पैर पीछे खींच लिए, फिर तरुण खन्ना की मदद करने के लिए आगे बढ़े और आह भरते हुए कहा, जियाओ की आंख, इंटरनेट का युग तेजी से बदल रहा है, आपको इसके अनुकूल होना होगा। चलो चलो, जल्दी से उठो, कंपनी में चीनी मिट्टी के बर्तनों को मत छुओ, हम यहाँ हैं। वे सभी निगरानी में हैं। हुआंग रूई, आप? तरुण खन्ना गुस्से से भरे चेहरे को घूरते रहे। हुआंग रूई ने व्यंग्य किया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और फिर भी तुम यहाँ लहसुन होने का नाटक कर रहे हो। सुरक्षा गार्ड। हुआंग रूई चिल्लाया, कोई यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है, जल्दी करो और उसे बाहर निकालो। कुछ ही मिनटों के बाद तरुण खन्ना को घसीटकर बाहर निकाला गया और यहाँ तक कि कुछ निजी सामान भी बाहर फेंक दिया गया। मैं तुम्हें ऑनलाइन बेनकाब करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे घोटाले उजागर करने जा रहा हूँ। तरुण खन्ना बाहर खड़े होकर गुस्से से चिल्लाया। रोल। सुरक्षा गार्ड ने दूरबीन वाली छड़ी निकाली और चिल्लाया, क्या तुम इस पर विश्वास करोगे यदि तुम फिर से लुढ़क कर कोड़े नहीं मारोगे? तरुण खन्ना ने अपना सिर सिकोड़ा, अपना सामान उठाया और तेजी से वहां से खिसक गया। एक शानदार 5 सितारा होटल में रोहन मल्होत्रा और रिया कपूर का मुकाबला अभी अभी खत्म हुआ था और वे दोनों पसीने से तरबतर थे। रिया कपूर ने अपना बाथरोब पहना, मुलायम सोफे पर बैठी रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, चेन, हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि तुम मुझसे शादी करोगे। रोहन मल्होत्रा ने बेड साइड टेबल से सिगरेट का एक पैकेट उठाया, खुद जलाने के लिए एक सिगरेट निकाली और कहा, ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ चर्चा कर रहा हूँ, शायद यह इतनी जल्दी नहीं होगा।
सबसे जल्दी कब? अगले साल की शुरुआत में, रिया कपूर ने पूछा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, रोहन मल्होत्रा ने धुएं के छल्ले छोड़ते हुए कहा। दादाजी अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। अगर मैं जल्दबाजी में तुम्हें घर ले गया तो चाचा जरूर इस मामले में बखेड़ा खड़ा कर देंगे। फिर तुम मेरे माता पिता से क्या करवाना चाहते हो? ये सुनकर कि रोहन मल्होत्रा टालमटोल कर रहा है और लापरवाही बरत रहा है, रिया कपूर थोड़ी चिंतित हो गईं। क्या सभी अंकल आंटियां मुझे पसंद नहीं करते? और मैं आपकी अच्छी मददगार भी बन सकती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं वापस जाकर उनसे इस मामले पर चर्चा करूँगा, चिंता मत करो। रोहन मल्होत्रा भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। सिगरेट चुटकी में दबाते हुए उठा और बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग साथ चलना चाहोगे? रिया कपूर ने थोड़ा परेशान होकर अपना सिर हिलाया। अरे यार, तुमने जो कहा वो तो पादने जैसा है। बाथरूम में पानी टपकने की आवाज़ सुनकर रिया कपूर ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में धुंध छा गई और वह आराम करने के लिए सिगरेट उठाने ही वाली थी। डिंग! इसी समय फ़ोन की घंटी बजी। रिया कपूर ने देखा तो पता चला कि रोहन मल्होत्रा का फ़ोन बज रहा था। इसे उठाओ और देखो और ध्यान दो अंकल, अगर तुम न होते तो मैं बहुत पहले ही जो के घर में घुस गया होता। रिया कपूर ने दांत पीस लिए, उनका चेहरा घृणा से भरा हुआ था और उन्होंने कॉल का जवाब देने से इनकार कर दिया। डिंग! फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार रिया कपूर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने उसे उठाया और फ़ोन बंद कर दिया, फिर उसे सोफे पर फेंक दिया। विनोद सूरी के कंपनी छोड़ने के बाद वह वास्तव में एंटीलिया आ गए, लेकिन समुदाय के गेट में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें संपत्ति सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया। नमस्ते सर, अगर आप किसी दोस्त से मिलने जाना चाहते हैं तो कृपया पहले मालिक को सूचित करें, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे, सुरक्षा गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं विनोद सूरी जल्दी में हैं, वे यहाँ नहीं आ रहे हैं, वे यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि एंटीलिया का संपत्ति प्रबंधन इतना अच्छा होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि अन्य लोगों के घर कहाँ हैं और दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड के कारण वह अंदर नहीं जा सका। विनोद सूरी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और प्रशांत मल्होत्रा को फ़ोन करके समाधान निकालने में मदद मांगी, लेकिन जैसे ही वह फ़ोन उठाने वाले थे, विनोद सूरी ने फ़ोन काट दिया। अगर अब भी वह प्रशांत मल्होत्रा को परेशान करेगा तो उसे सिर्फ डांट पड़ेगी। तो मैं किनारे पर इंतज़ार करूंगा। विनोद सूरी ने आह भरी, उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा पहले क्यों किया था। उन्होंने अभी अभी यहाँ आते समय भी पूछताछ की, और अब जब जो परिवार की संपत्ति पैसे खो रही है और सिकुड़ रही है, तो ये स्पष्ट है कि कोई जो परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक बार जो परिवार की इमारत ढह गई तो उसे उत्तर पश्चिमी हवा का अनुसरण करना होगा। सुरक्षा गार्ड एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विनोद सूरी क्या करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने पास रखे स्टूल पर बैठने और आराम करने दिया। अगली सुबह जल्दी अर्जुन सुबह जल्दी उठकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगा। वह एक छोटा सा गाना गुनगुना रहा था और काफी संतुष्ट दिख रहा था। क्या बात है, क्या तुम्हें पैसे मिल गए? पीहू वर्मा ने पूछा। जब वह नीचे गई तो उसने देखा कि उसके छोटे भाई के साथ कुछ गड़बड़ है। करीब करीब, जब अर्जुन बोला तो उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। जब उन्होंने कल रात 0 पर चेक इन किया तो सिस्टम ने उन्हें लाइकन हाइपरस्पोर्ट से पुरस्कृत किया। जिस किसी ने भी फ्यूरियस 7 देखी है वह जानता है कि यह वही सुपर कार है जो दुबई की 3 गगनचुंबी इमारतों के ऊपर से गुजरी थी, और दुनिया केवल 7 इकाइयों तक सीमित है। ये सोचकर अर्जुन एक क्षण के लिए ठिठक गया। ये दुनिया, ऐसा लगता है कि कोई तेज श्रृंखला नहीं है। अर्जुन को 2 बार खांसी आए। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही क्विक एक्साइटमेंट की स्क्रिप्ट का इनाम मिला है। काव्या वर्मा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी दिन भर के जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी। उसी समय उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, भैया आपको लिमिटेड एडिशन वाली सुपरकार कहाँ से मिली? तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। उसने किसी को नहीं बताया, निशा मेहरा को भी नहीं पता। कल रात वे आपसे संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुबह सुबह मेरे फ़ोन पर मैसेज भेज दिया। पहले मुझे कंफर्म कर लेने दो, फिर वे आपको मैसेज भेज देंगे। काव्या वर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए अर्जुन को घूरा। हे, अर्जुन के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया। क्या घोड़े की सवारी करना ठीक है? कौन सी कार? कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? पीहू वर्मा ने बात समझी और पूछा, क्या तुमने निशा मेहरा के पैसों से कार खरीदी?
पाद छोड़ना। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, ये मेरे अपने पैसे हैं। हाल ही में पारिवारिक कंपनी का पूंजी कारोबार अभी भी मेरे पैसे से हो रहा है। मैंने निशा मेहरा के पैसों में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और मैंने एक भी हल्का खाना नहीं खाया है। पीहू वर्मा को विश्वास नहीं हुआ और उसने निशा मेहरा की ओर देखा। निशा मेहरा ने सिर हिलाया और कहा, ये सच है। मैंने उसे 2 दिन पहले एक कार्ड दिया था और उसने गुस्से में कहा कि मैं उसे अपमानित कर रही हूं और मेरे सामने कार्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। निशा मेहरा ने आह भरी, उनका वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का समर्थन करेंगी, ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन निशा मेहरा ने इस तरह की बात ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ चुटकुले बार बार नहीं बनाए जा सकते। पीहू वर्मा, असली या नकली? क्या छोटा भाई आगे बढ़ रहा है? क्या आप अभी भी गुप्त रूप से पैसा कमा सकते हैं? एक साथ अरबों की कमाई। राजेश वर्मा भी इस समय नीचे गए, अपनी टाई ठीक की और कहा, मुझे घूरना बंद करो फेफे, तुम्हें खुद को व्यस्त रखने के लिए कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए और भविष्य में अपने रहने का खर्च अपने भाई से मांगना चाहिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। पीहू वर्मा असंतुष्ट, अर्जुन निश्चित रूप से मेरे रहने के खर्च में कटौती करेगा। तो शायद एक दिन जब मैं अच्छे मूड में होऊंगा तो मैं तुम्हें लाखों का इनाम दूंगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे क्या ये सिर्फ पैसा नहीं है? मेरे पास अभी भी 1 अरब रुपये हैं और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खर्च करना है। चिंता करो। अवचेतन रूप से पीहू वर्मा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अपने पिता, बड़ी बहन और निशा मेहरा के शांत भावों को देखकर इस बार उसे सचमुच यकीन हो गया। तुमने कटोरे और चॉपस्टिक नहीं लिए है ना? मैं ले लूंगा। पीहू वर्मा तुरंत कुर्सी से उठ खड़ी हुई, बहुत सचेत। नाश्ते के लिए पीहू वर्मा ने अर्जुन के लिए खाना लाया और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती रही। अर्जुन ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी पैसे का जिक्र नहीं किया। नाश्ते के तुरंत बाद किसी ने अर्जुन को फ़ोन करके बताया कि कार समुदाय के गेट पर पहुंचा दी गई है और पूछा कि वह कब इसके लिए हस्ताक्षर कर सकता है। जब अर्जुन को गाड़ी के आने की खबर मिली तो वह बिना रुके ही समुदाय के गेट की ओर दौड़ पड़ा। पीहू वर्मा भी देखना चाहती थी कि यह किस तरह की कार है, इसलिए वह भी पीछे पीछे चली गई। निशा मेहरा को इन दिनों अर्जुन की कार की आदत हो गई है और उन्होंने ड्राइवर से छुट्टी पर चलने के लिए कहा तो वह आज्ञाकारी रूप से उनके पीछे चला गया। मिस्टर वर्मा, विनोद सूरी सारी रात दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और जब उन्होंने अर्जुन को बाहर आते देखा तो वे इस तरह दौड़े जैसे उन्हें कोई उम्मीद दिख रही हो। अरे, तुम कौन हो? अर्जुन हैरान रह गया, ये कैसा राक्षस है? गंजा, बड़े कान, थका हुआ चेहरा और आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे के साथ वह अत्यधिक लाड़ प्यार में डूबा हुआ दिखता था। सुरक्षा गार्ड विनोद सूरी को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। एक अन्य सुरक्षा गार्ड ने बताया, राष्ट्रपति नी, श्री वर्मा, वह पूरी रात यहाँ दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कार भेजी थी उसने यहाँ की स्थिति देखी, इसलिए वह चुपचाप किनारे पर इंतजार करने लगा। विनोद सूरी ने समय निकालकर समझाया, श्री वर्मा, मैं तरुण खन्ना का नेता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। ओह, अर्जुन ने उदासीनता से हाथ हिलाया, इस समय उसकी कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अर्जुन के हाथ के इशारे को देखकर डिलीवरी करने वाला व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा, रसीद और पेन अर्जुन को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, श्री वर्मा, क्या आप पहले कार की जांच करना चाहते हैं? नहीं, बस इसे उतार दो। अर्जुन ने तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और गाड़ी से सामान उतारना शुरू कर दिया। ये देखकर कि अर्जुन ने उसे अनदेखा कर दिया, विनोद सूरी इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने पकड़ लिया और कहा, श्री वर्मा, कृपया मुझे एक और मौका दें, कृपया। मैंने पहले ही इंटरनेट पर स्पष्टीकरण और माफ़ी मांग ली है। मुआवजा? क्या तुम मुझे अपमानित कर रहे हो? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। विनोद सूरी को पसीना आ गया और वे घबरा कर बोले, मैंने नहीं किया, मैंने सचमुच नहीं किया। अर्जुन ने हल्के से कहा, आप जिस तरह से मुझे मुआवजा दे रहे हैं वह पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या मेरे पास पैसे की कमी है? आप मुझे अपमानित करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीहू वर्मा, छोटा भाई कितना घमंडी है। क्या आप मुफ्त पैसा नहीं चाहते? चलो, मेरा भाई अब चीज़ों को अलग तरह से देखता है। विनोद सूरी तो अपनी जगह पर दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट ट्रक पर सुपरकार देखी तो उन्हें पहली बार लगा कि कुछ चीज़ें पैसों से नहीं सुलझाई जा सकती।
क्या अर्जुन के पास पैसे की कमी है? क्या आपको उसके छोटे से मुआवजे की परवाह है? विनोद सूरी ने सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक कहा, श्री वर्मा, जब तक आप मुझे क्षमा करेंगे, आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगा। अगर अर्जुन उसे माफ नहीं करता तो प्रशांत मल्होत्रा उसे कभी जाने नहीं देते। ठीक है, मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी मंगेतर को काम पर भेजना है, अर्जुन ने अधीरता से कहा। विनोद सूरी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने निशा मेहरा की ठंडी निगाहों को देख लिया। वह ये भी जानते हैं कि यदि वह अब भी इसके लिए पूछते रहेंगे तो न केवल ये प्रभावी नहीं होगा, बल्कि इससे लोग उब भी जाएंगे। विनोद सूरी के पास चुपचाप पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे समुदाय के द्वार की रखवाली करते रहे। मी वर्मा, ये रही कार की चाबियां और कार के साथ आने वाली कस्टमाइज्ड घड़ी। डिलीवरी करने वाले ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। अर्जुन ने 20 अमेरिकी डॉलर की घड़ी की ओर देखते हुए सिर हिलाया। पीहू वर्मा ने बगल से कहा, अब आपके पास नई कार है और निशा मेहरा की कार भी नहीं चलेगी, इसलिए चाबी मुझे दे दीजिए। ओह, चाबी घर पर है, आप इसे घर से ले सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, अब उसे रोल्स रॉयस की परवाह नहीं थी। पीहू वर्मा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने छोटे भाई को हिंसक तरीके से पीटने से खुद को रोक लिया। उसने नीचे दौड़ने के लिए इतनी मेहनत की और अब वह फिर से ऊपर दौड़ने जा रही है। अर्जुन ने सीमित संस्करण वाली लाइकन सुपरकार चलाई और सड़क पर दौड़ते हुए सुपरकार द्वारा लाए गए शानदार अनुभव का आनंद लिया। बेशक, सुपरकार पर सह पायलट कभी निराश नहीं करेगा। कार की खिड़की से निशा मेहरा के नाजुक शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उसकी गोरी त्वचा मानो दुनिया की किसी परी की तरह रोशनी बिखेर रही थी। निशा मेहरा ने सूखी मछली खा रहे गोलू को गले लगाया और अपना सिर घुमाकर अर्जुन की ओर स्नेह से देखा। किसी कारण से जब अर्जुन अपनी दुनिया में लौटता था तो वह समय पर काम पर जाती थी, लेकिन अब उसे देर होने पर भी कोई जल्दी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अर्जुन की तरह बौद्ध हो गई हो? उसके साथ रहने के बाद से मेरी जीवन की गति बहुत धीमी हो गई है। निशा मेहरा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। कुछ ही दिनों में वह अपनी पुरानी पहचान में वापस आ गई है, न कि निशा मेहरा जैसी जो काम और पढ़ाई में व्यस्त रहने वाली एक मजबूत महिला थी। ओह, इसे मत देखो, वे कह रहे हैं कि मैं आज रात तुम्हारे बेडरूम में जाऊंगा ताकि तुम इसे अच्छी तरह देख सको, अर्जुन ने कहा। अर्जुन थोड़ा हैरान था, निशा मेहरा वास्तव में इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है अगर वह इतना सुंदर आदमी था और खाली कमरे को अकेला रख रहा था। अशिष्ट मत बनो। निशा मेहरा की आंखें हंसते हुए टेढ़ी हो गईं, लेकिन अब वह इतनी शर्मीली नहीं थी और बोली, मेरा अपना मंगेतर, मैं उसे जैसे चाहूं देख सकती हूं। अच्छा, अर्जुन थोड़ा इनकार करने में असमर्थ था और मुस्कुराया और बोला, आपको क्या लगता है कि हम कब शादी करेंगे? जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप हमेशा अपने बॉर्डियर में जा सकते हैं, है ना? क्या? निशा मेहरा एक पल के लिए अचंभित रह गईं और अचानक उनके नाजुक और सुंदर चेहरे पर गुलाबी बादलों का एक बादल छा गया। हा, अर्जुन जोर से हंसा। निशा मेहरा अब भी निशा मेहरा ही थी। दूसरों की नज़र में वह एक बेहद अमीर औरत थी, लेकिन उसकी नज़र में निशा मेहरा बस एक पवित्र और रोमांटिक बच्ची थी। तुम्हें पता है कि मुझे हर दिन कैसे धमकाना है? निशा मेहरा ने गुस्से से अर्जुन को थपथपाया, मन ही मन कोसते हुए कि उसका चेहरा इतना अविश्वसनीय क्यों है, हर मोड़ पर लाल हो जाता है। गोलू, उसने निशा मेहरा की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर, और अचानक महसूस किया कि उसके हाथ में जो छोटी मछली थी, अब उसकी खुशबू खत्म हो गई थी। निशा मेहरा को कंपनी में भेजने के बाद अर्जुन मोक्सी की दिशा में चला गया। आज जादू शो के वरिष्ठ छात्रों का स्नातक समारोह है और उसे इसमें भाग लेने के लिए वापस जाना है। इतना ही नहीं, चेक इन कार्य भी एक जादू का शो है। मेजबान को मैजिक थिएटर में चेक इन करने के लिए कहा जाता है। शेष समय 179 मिनट और 59 सेकंड। चेक इन इनाम, ऑस्कर विजेता प्रतिभा 10 बिलियन RMB। रास्ते में अर्जुन ने चेक इन कार्य को देखा और आह भरी, इस तरह से जीना बहुत उबाऊ है और फ्रेमिंग घटना समाप्त हो रही है, इसलिए गर्मी का लाभ उठाएं और अपनी प्रतिष्ठा में सुधार करें ताकि आप अगली फिल्म के प्रचार की तैयारी कर सकें। म्याऊं। गोलू तो बस एक प्रतीकात्मक प्रतिध्वनि है, वह खाने पीने से भरा हुआ है और अब उसे आराम करने और पचाने की जरूरत है।
अर्जुन को अब उस मोटी बिल्ली की परवाह नहीं थी और वह करोड़ों की कीमत वाली लाइकन सुपरकार को चलाकर धीरे धीरे जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया। सुपरकार के इंजन की गर्जना दूर तक फैल गई, जिसने कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। माथा अर्जुन ने भी सबकी आंखें देखीं और उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। क्या वह बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है? यह उनके शांत व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। अर्जुन असहाय था, वह तो बस एक सुपरकार चलाने का अनुभव करना चाहता था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अगर वे सभी यहाँ हैं, तो उन्हें हर किसी की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन दिनों एक शांत सुंदर आदमी बनना वास्तव में कठिन है। यह अर्जुन है। जैसा कि एक अमीर महिला के बगल में रहने वाले व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, अब वह इतनी अच्छी कार चलाकर स्कूल जाता है। कुछ छात्रों ने नाराजगी जताते हुए कहा, महिलाओं पर हमला, साहित्यिक चोरी, इतना घटिया छात्र, स्कूल ने उसे निष्कासित क्यों नहीं किया? सभी ने देखा कि लाइकॉन सुपरकार पर बैठा आदमी कौन था और धीमी आवाज में बात करने लगे। ये सुनकर बगल में बैठी लड़की बोली, ठीक तो हो, अब अर्जुन को बदनाम करना चाहते हो? कल रात वीडियो ब्लॉगर ने माफी मांगते हुए साफ किया कि तरुण खन्ना नाम का एक शख्स ही इंटरनेट पर अर्जुन को फंसा रहा था और बदनाम कर रहा था। जुबान, इस शख्स को उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है और पब्लिक सिक्योरिटी एजेंसी भी जांच के लिए मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके अलावा कई पियानो मास्टर्स ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि ट्यूएलिस संगीत के टुकड़े में कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। ये संगीत का एक क्लासिक टुकड़ा है जिसे कलंकित नहीं किया जा सकता है। वह छात्र बहुत परेशान था जब उसके साथ ऐसा किया गया और उसने गुस्से से कहा, तुमने पैसे ले लिए। अर्जुन ने तुम्हें कितने दिए? क्या तुम्हें उसे साफ करने में मदद करने की इतनी जल्दी है? छात्र लेमन, मैं वास्तव में आपको नेत्र रोग विभाग को देखने के लिए अस्पताल जाने का सुझाव देता हूँ। एक और लड़की ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम में से जो लोग अर्जुन की बुराई कर रहे हो, असल में गुलाबी आंख की बीमारी से पीड़ित हो। तुम्हें लगता है कि अर्जुन निशा मेहरा के लिए काफी अच्छा नहीं है और तुम ट्यूएलिस जैसा क्लासिक संगीत नहीं बना सकते। कुछ को स्वीकार करना तो दूर की बात है। जो लोग खुद से बेहतर होते हैं, इसीलिए वे चुनिंदा अंधे होते हैं। जिन लोगों ने अर्जुन की निंदा की, वे वास्तव में मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे। अर्जुन ने अभद्र व्यवहार किया हो या नहीं, वह रिकॉर्डिंग सब कुछ साबित कर सकती है। बात बस इतनी सी थी कि उस समय लोकप्रियता का चलन अर्जुन को बदनाम करने में था। लोकप्रियता पाने के लिए हर कोई बेतहाशा निचली सीमा को गिरा रहा था। साथ ही उन्होंने अचानक अर्जुन को एक घटिया किरदार करार दिया। इस दुनिया में बहुत से लोग अमीरों से नफरत करते हैं। अगर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, तो तुम मुझसे बेहतर नहीं जी सकते। ये लोग चाहते थे कि जब अर्जुन बाहर जाए तो उसे कोई गाड़ी टक्कर मार दे। जनता को अर्जुन को रोकने के लिए उकसाया, निशा मेहरा से उसकी सगाई तोड़ दी और उसे एक गली का चूहा बना दिया जिस पर सब चिल्लाएं और मारें। बेशक अमीरों से नफरत करने वाले इन लोगों के अलावा ऐसे कई लोग भी हैं जो न्याय से भरे हुए हैं। परिणामस्वरूप इंस्टाग्राम पर दो खेमे बन गए। एक अर्जुन पार्टी का बचाव करने वाला था और दूसरा अर्जुन पार्टी को बदनाम करने वाला था। छात्र ने देखा कि कई लोग उस पर चिल्ला रहे थे और कुछ लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर उसकी तस्वीरें ले रहे थे। वह इतना डर गया कि दुम दबाकर भाग गया। हालांकि वह लोकप्रिय होना चाहता था, लेकिन वह इस तरह से प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। जैसे ही अर्जुन ने कार पार्क की, उसे निशा मेहरा का फोन आया। अरे, हम कुछ ही समय से अलग हुए हैं और तुम्हें मेरी इतनी जल्दी याद आ गई। जिलियान, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमारे समुदाय के गेट की रखवाली करने वाले व्यक्ति का नाम विनोद सूरी है और वह उस सेल्फ मीडिया कंपनी का बॉस है। ओह ओह, क्या यह आपकी प्रतिक्रिया है? यदि नहीं। अर्जुन के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया और उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। अब जब तक वह कोई ऐसा काम लेकर आएगा जो दूसरे से बेहतर होगा, ये बदनामी वाली आवाज़ें स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगी। अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए करना सबसे अच्छी बात है। ठीक है, निशा मेहरा ने असहाय होकर कहा, हालांकि यह विनोद सूरी काफ़ी कुशल है। उसने आपके अपराधों को साफ करने के लिए अपने मूल इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया। अब कई नेटिजन्स कानून के अनुसार आपके अधिकारों की रक्षा करने और आपको बदनाम करने वालों पर मुकदमा करने में आपका समर्थन करते हैं। छोड़ो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, उन्हें नाचने दो। अर्जुन इन लोगों पर इंटरनेट पर मुकदमा करने में बहुत आलसी है, जब तक कि ये लोग उससे वास्तविकता में न मिले हों।
बिल्कुल रोहन मल्होत्रा की तरह। अर्जुन को इस बार रोहन मल्होत्रा को नीचे लाना था, पहला रिया कपूर का समर्थन खत्म करने के लिए और दूसरा अपने पूर्ववर्ती पर अपना गुस्सा निकालने के लिए। जहां तक तीसरे का सवाल है, राजेश वर्मा ने उसे 190 अरब खाए और उसने अपने पिता को 80 अरब खर्च नहीं करने दिए तो उसके दिल में बेचैनी हुई। निशा मेहरा थोड़ा अवाक थी, लेकिन उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो फिर मैं टैलेंटेड टैलेंट लू से पूछना चाहूंगी कि क्वाइट गाना कब रिलीज होगा। निशा मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ने इन दिनों कई गाने रिकॉर्ड किए हैं और उसने उन सभी को सुना है और वह अपने पति की दिल से और अधिक प्रशंसा करती है। अर्जुन ने जवाब देने की जल्दी नहीं की, बल्कि टैबलेट उठाया और चुपके से इंस्टाग्राम खोलकर देखने लगा। वह जानना चाहता था कि सब लोग उसका कितना समर्थन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डांट फटकार देखकर तारीफों पर भी ध्यान देना पड़ता है न? बहुत खूब, हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, हर कोई उसके अधिकारों की रक्षा में उसका समर्थन कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि निशा मेहरा को एक प्रतिभाशाली मंगेतर मिल गया है और वे उसे निशा मेहरा से छीनना चाहते हैं। हेलो, क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? निशा मेहरा ने पूछा जब उसने सुना कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ। अर्जुन के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी और उसने कहा, चलो अब इसे पोस्ट करते हैं। खैर, मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं और मैं रोज़ एक गाना पोस्ट करूंगा। ट्रोल्स और सनस्पॉट्स के उन बदबूदार चेहरों को मात देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अच्छा है, निशा मेहरा ने सिर हिलाया। सिंगल रिलीज करने के लिए अपनी उंगलियां हिलाईं और मुस्कुराते हुए कहा, आपका नया गाना रिलीज हो गया है, जाकर खुद इसका प्रचार करो। बात तो सीधी सी है भाई, अब इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला सेलिब्रिटी बन गया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना किसी भी पब्लिसिटी से ज़्यादा असरदार है। अर्जुन को थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। बहस झगड़े हैं, डांट है, लेकिन अब भी वह हॉट सर्च सूची में शीर्ष 3 पर है। ऐसा ध्यान, क्या ये भयंकर नहीं है? भयंकर नहीं, क्रूर नहीं। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर नए गाने की एक कॉपी साझा की। अब मुझे डांटो मत, बस थोड़ी देर रुको, शांत गाना सुनो और फिर इसे दोबारा बनाओ। खत्म, भेजो। अर्जुन द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रमोशन पोस्ट करने के कुछ मिनट बाद धमाका, पैन को तलें, मैं गलत नहीं हूँ, है ना? क्या नया गाना इतनी जल्दी? जब मैंने सुनना समाप्त किया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं घुटनों के बल क्यों बैठा हूँ। अर्जुन के इंस्टाग्राम पर टिप्पणियां हजारों तक पहुंच गईं। हर किसी की पहली प्रतिक्रिया अविश्वसनीय थी। इस आदमी ने कुछ दिन पहले ही टू एलिस का एक क्लासिक गीत बनाया था और अब वह एक और उच्च गुणवत्ता वाला गीत जारी कर रहा है। या पियानो बजाना। पियानो द्वारा बजाए गए स्वर बहुत शुद्ध होते हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे किसी ऐसी जगह पर हैं जहां न तो हवा है और न ही बारिश। परियों जैसे बोल और भी मार्मिक हैं। लोगों को अपने पहले प्यार के विभिन्न अनुभवों को याद करना आसान लगता है। ऐसा लगता है कि इस गीत को चुपचाप सुनने के बाद लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे बड़े होते हैं। 0.10 मिनट बाद सभी प्रमुख संगीत ब्लॉगर्स ने इस गीत को पुनः पोस्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पेंगुइन म्यूजिक के कर्मचारी भी इसे बढ़ावा देने में मदद कर रहे थे। क्लासिक, पुनः क्लासिक। अर्जुन आ गए हैं और वे क्लासिक गानों के साथ वापस आ गए हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, अर्जुन का नया गाना। गाने में उदासी का स्पर्श है और खामोशी लोगों को रोने पर मजबूर कर देती है। संगीत से प्रेम। एकांत कोने में एक पियानो, जिस पर काली और सफ़ेद कुंजियां उंगलियों से बिंदीदार हैं, चुपचाप बज रहा है। अपनी आंखें बंद करो, तुम किसके बारे में सोचते हो? एक पियानो ब्लॉगर। ये भी एक अकेला गीत है, चारों ओर सब कुछ शांत है और केवल पियानो ही मेरे साथ है। एक भावुक ब्लॉगर। एक ऐसा गाना जो लोगों को चुपके से रुला सकता है। दुनिया कितनी शोरगुल भरी है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो हमेशा आश्चर्यजनक रूप से सन्नाटा छा जाता है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जब शब्द मेरे होठों तक आते हैं तो बस सन्नाटा रह जाता है। ये कितनी भावुक कर देने वाली डिवाइन कॉमेडी है। यह मुझे मेरे पूर्व प्रेमी की याद दिलाती है। मैं अभी उसे देखने गया था और कब्र पर घास 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। अरे अर्जुन, तुमने मेरे दिल का कितना हिस्सा गाया है। मुझे अर्जुन के दिल में अकेलेपन की आवाज़ सुनाई दे रही है और यह कल्पना करना मुश्किल है कि अगर इन दिनों निशा मेहरा उसके साथ न होती तो उसकी दुनिया कैसी होती। अर्जुन बहुत दयालु हैं।
ट्रोल्स द्वारा बदनामी और फंसाए जाने का सामना करते हुए उन्होंने अंततः संगीत का सहारा लिया। इस गीत को सुनने के बाद मैं निशा मेहरा के कोने को फिर से खोदने के लिए प्रेरित हूँ। निशा मेहरा अभी भी बहुत फ्री हैं, इतनी फ्री कि वह अर्जुन के बारे में विभिन्न विषय पढ़ रही हैं। जब भी वह देखती कि हर कोई यह कह रहा है कि वह प्रतिभाशाली और सुंदर है, तो निशा मेहरा खुद को संतुष्ट महसूस करने से नहीं रोक पाती। आप क्या बकवास कर रहे हैं? केवल जब निशा मेहरा ने किसी को ये कहते हुए देखा कि अर्जुन ने इस गाने का इस्तेमाल ट्रोल्स से लड़ने के लिए किया है, तो उनके सिर के ऊपर चुपचाप 3 प्रश्न चिन्ह उभर आए। निशा मेहरा, पाद छोड़ना। यह अर्जुन द्वारा रचित गीत है जो उनके पहले प्रेम अनुभव को मिलाकर बनाया गया है। इन गानों को सुनते हुए निशा मेहरा को रोने के अलावा थोड़ी जलन भी महसूस हुई। अर्जुन का पहला प्यार वह नहीं बल्कि ग्रीन टी थी। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि ब्रेकअप के बाद इस ग्रीन टी ने अर्जुन को भी परेशान कर दिया। निशा मेहरा ने अपना गुलाबी मुंह भींच लिया और नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। अर्जुन वाकई बहुत दयालु हैं। इतने दिनों तक ट्रोल्स से डांट खाने के बाद आखिरकार वो इतना अच्छा गाना लिख पाए। मुझे ये बहुत पसंद आया। निशा मेहरा, हाँ, बहुत दयालु। जो परिवार को गिराने के लिए 80 अरब खर्च करने की कृपा की गई। सब मिलाकर विनोद सूरी के नाविकों द्वारा अर्जुन का नाम साफ करने में मदद करने के बाद अर्जुन ने ऐसा नया गाना रिलीज किया। अब प्रशंसकों और राहगीरों की नज़रों में अर्जुन की छवि लंबी, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। लोग ऐसे कलाकार से प्यार कैसे नहीं कर सकते? मैं हार रहा हूँ। निशा मेहरा झुकने को तैयार थीं और पूरी तरह आश्वस्त थीं। शुरू से अंत तक अर्जुन कभी जनसंपर्क विभाग में नहीं गए और उन्होंने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। पूरे दिन घर पर या कंपनी में गेम खेलना या ऊपर जाकर गाने और स्क्रिप्ट लिखना। उन्होंने केवल इतना किया कि राजेश वर्मा को जो परिवार की संपत्ति को नष्ट करने के लिए धन खर्च करने दिया। इस घटना के अंत में अर्जुन ने न केवल एक सकारात्मक छवि स्थापित की बल्कि अपने नए गीत का मुफ्त में प्रचार भी किया। ये भी बहुत भाग्यशाली है ना? उस समय अर्जुन एक एल्बम रिलीज करेंगे। अगर यह एल्बम आया तो इंस्टाग्राम फिर से धमाका कर देगा। निशा मेहरा ने जुलाई में इंस्टाग्राम पर हॉट टॉपिक का पता लगा लिया है। वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह अपने नए एल्बम के साथ हमारी ओर आ रहा है। अर्जुन ने कार पार्क करने के बाद वह छात्रावास तक पैदल चला गया। बड़े भाई अर्जुन, आपका नया गाना बहुत अच्छा है। बड़े भाई अर्जुन, बदला लेने के लिए बधाई। भाई अर्जुन, क्या हम साथ में फोटो ले सकते हैं? अर्जुन दंग रह गया। इतने सारे लोगों ने उसका अभिवादन क्यों किया? क्या आप सब इतने विनम्र हैं? मैंने सोचा कि वे सब मुझे डांटने के लिए यहाँ आए हैं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी थी और कुछ स्कूली लड़कियों के साथ तस्वीरें लेने के बाद वह जल्दी से छात्रावास की ओर चला गया। उसे स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए अपना स्नातक गाउन बदलने के लिए छात्रावास में वापस जाना था और यदि वह जल्दी नहीं पहुंचता तो उसे देर हो जाती। चेक इन का समय देर से होने वाला है। जैसे ही वह छात्रावास में लौटा, कुणाल दौड़कर आया। अर्जुन फुर्तीला था और उसने सीधा वार किया जिससे कुणाल जमीन पर गिर गया। अरे, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते? कुणाल दुखी चेहरे के साथ खड़ा हुआ और शिकायत करने लगा। आप आड़ू के बारे में सोच रहे हैं? अर्जुन ने आंखें घुमाईं। क्या अब भी तुम्हें उठा रहे हो? मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें मुक्का नहीं मारा, वरना अब तुम अपनी जान भी नहीं बचा पाते। अन्य 2 रूममेट भी वहां थे। उनके नाम जोरावर और तनिष थे। जोरावर पूर्वोत्तर से है। वह हट्टा कट्टा और मजबूत है। उसकी लंबाई 1.9 मीटर है। उसे छात्रावास में बड़ा भाई माना जा सकता है। वह पिछले 4 सालों से बाकी 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर रहा है। अभिनय के अलावा तनिष को रैप गाना और नृत्य करना भी पसंद है और यहाँ तक कि वह हिप हॉप शैली में कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं। जोरावर ने एक सरल मुस्कान के साथ कहा, लाओ लू, आप अब एक बड़े स्टार हैं और आप हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक हॉट टॉपिक बन गए हैं। लोकप्रियता की यह लहर वास्तव में असहनीय है। ठीक है, ईर्ष्या मत करो। तुम अपने कपड़े उतारो और मुझे एक फ़ोटो लेने दो और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने दो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम कल ट्रेंडिंग सूची में होगे। अर्जुन ने बैचलर की वर्दी और बैचलर वाली टोपी पहन ली। उसका व्यवहार थोड़ा किताबी सा था और वह चमकदार और शालीन लग रहा था। अर्जुन की छवि और स्वभाव को देखकर कुणाल आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। बुरेलू, तुम एक परी हो जो धरती पर उतरी है ना?
अगर तुम इस स्वभाव का उपयोग किसी कॉस्ट्यूम ड्रामा में अभिनय करने के लिए करो तो यह एक बड़ी हिट होगी। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया, फिर तनिष्क से बोला, जियोतांग, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आप आड़ू के बारे में भी सोच रहे हैं। तनिष्क ने अर्जुन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया और ध्यान से उसका हेयर स्टाइल तैयार किया। ओह, मैंने सुना था कि तुम कुछ समय पहले एक रैप शो में हिस्सा लेने वाले हो, है ना? मेरे पास एक नया गाना है जिसमें रैप नहीं है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तनिष्क का दिल द्रवित हो गया और उसने शांति से कहा, ये तो बस एक गाना है। मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। ये सभी बड़े प्रोडक्शन और बड़े निवेश वाली हैं। मैं उपयुक्त अभिनेताओं की तलाश में हूँ। मैं किसी भी वेतन के बारे में बात कर सकता हूँ। अर्जुन फिर हंसा। पिंग बेल बैंग बैंग। अचानक शयन कक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ। बूढ़े झांग, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो पानी डालने जैसे छोटे मोटे काम भी कर लूँगा। जब तक आप भटक रहे हैं, भाई लू को प्यास लगी है, मैं उसे थोड़ा पानी पिला दूँ। ठीक है, ठीक है, बहस करना बंद करो तुम दोनों। क्या तुमने भाई लू को ये कहते नहीं सुना कि रैप की कमी है? क्या तुमने सुना? क्या तुम रैप समझते हो? केवल मैं समझता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह का डालने का काम करने दो बार। अर्जुन ने आह भरी, मेरा आकर्षण। यहाँ तक कि छात्रावास के 3 जानवर भी मेरे कारण लड़ने लगे। अपराध अपराध। अपनी स्नातक की वर्दी पहने और अपने रूप को साफ सुथरा रखते हुए चारों लड़के बहुत ऊर्जावान दिख रहे थे। मैजिक थिएटर में आने पर अर्जुन ने चेक इन कार्य भी पूरा किया। सफल चेक इन, ऑस्कर विजेता अभिनेता स्तर की प्रतिभा, 10 बिलियन RMB। मोबाइल फोन पर खाते में धनराशि जमा होने का संदेश देखकर अर्जुन को अब पैसों की कोई चिंता नहीं रह गई है। ये तो बस संख्याओं का एक समूह है। हालांकि इस दौरान अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वह मुस्कुराते हुए उनके पास चले गए। कुछ गड़बड़ है क्या? रोहन मल्होत्रा ने अधीरता से अर्जुन की ओर देखा और कहा, बीच में मत आओ। अर्जुन, कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से कहें तो रोहन मल्होत्रा को जो परिवार के नुकसान के बारे में पता होना चाहिए था। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इतने अहंकार से बात करने की? अर्जुन थोड़ा उदास था। वह अनुभव करना चाहता था कि खलनायक बनना और दूसरों को ताना मारना कैसा होता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहली बार में ही असफल हो जाएगा। रिया कपूर ने भी व्यंग्य किया, क्या कुछ लोग अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं? ये तो बस एक छोटा सा एपेटाइजर है और आगे आपके लिए एक बड़ा भोजन इंतजार कर रहा होगा। रिया कपूर ने भी इंटरनेट पर जनता की राय पढ़ी। हालांकि उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये कुछ और नहीं बल्कि तरुण खन्ना की गिरफ्तारी थी। लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियां इससे कानून के अनुसार ही निपट सकती हैं और तरुण खन्ना जल्द ही रिहा हो जाएंगे। इस तरह का झूठा आरोप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तरुण खन्ना के बाहर आने के बाद रोहन मल्होत्रा उनके लिए अन्य स्थानों पर जाने की व्यवस्था कर सके। छोड़ो, लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। पिताजी ने कितना पैसा खर्च किया? रोहन मल्होत्रा इतने उदासीन क्यों हैं? रोहन मल्होत्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि एक खराब गीत लिखने से तुम खुद को निर्दोष साबित कर दोगे। तुम्हें नौसेना की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो फिर मैं एक मुकाबला करूंगा। अर्जुन ने अपना मोबाइल फोन निकाला, राजेश वर्मा को फोन किया और पूछा, अरे पापा, कैसे हैं आप? जो परिवार अब उदासीन लग रहा है, क्या आपने अंदर जाकर उसे नीचे लाने के लिए पैसे खर्च किए? उन्होंने, राजेश वर्मा ने थोड़ा उदास होकर कहा, क्या आपको अपने पिता की क्षमता पर शक है? कल से अब तक जो परिवार की संपत्ति 1/3 कम हो गई है। जो परिवार को दिवालिया घोषित होने में 1 महीने से भी कम, आधा महीना लगेगा। मुझसे झूठ मत बोलो। अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और वह ये नहीं देख पाया कि रोहन मल्होत्रा शुरू से अंत तक कहाँ घबराया हुआ था। मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम्हारी बड़ी बहन भी ये काम कर रही है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो तुम उससे पूछ सकती हो, राजेश वर्मा ने बेबसी से कहा। क्या पिता और पुत्र के बीच सबसे बुनियादी विश्वास अभी भी कायम है? वह पहले अर्जुन से शर्मिंदा था, अब समय है कि वह सुधार करे। वह जो परिवार पर नर्म कैसे हो सकता है? अर्जुन ने आग्रह किया। ठीक है, तो जल्दी करो, यह आदमी अभी भी मेरे सामने कूद सकता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजेश वर्मा, क्या आपको लगता है कि यह बच्चा नाटक कर रहा है? ठीक है, ठीक है,
ऐसा हुआ कि यांग परिवार मुझ पर एक एहसानमंद है। मैं उन्हें वहां बता दूंगा और वे तुरंत जो परिवार के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे। राजेश वर्मा थोड़े असहाय थे, उनका इस उपकार का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके बेटे ने उनसे आग्रह किया, इसलिए उन्हें इसका उपयोग करना पड़ा। जब अर्जुन ने फोन रख दिया तो रोहन मल्होत्रा खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। हा, अर्जुन, तुम सच में बहुत मजा किया हो। रोहन मल्होत्रा जोर से हंसे और बोले, मेरे जो परिवार की संपत्ति को नष्ट करने के लिए पैसे खर्च करना। आप इस तरह की बात कह सकते हैं, धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि आप फिल्म बना रहे हैं या आप सपना देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे जो परिवार की संपत्ति कितनी बड़ी है? ये कहने से आपको मौत का डर लग सकता है। अर्जुन, तुम्हें सचमुच किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, शायद तुम इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल सको। रिया कपूर ने अर्जुन को तिरस्कार से देखा। मैं पहले सोचता था कि यह आदमी थोड़ा बुद्धिमान है, लेकिन जनमत के पहले दौर के हमलों के बाद अब शायद वह इतना स्पष्टवादी नहीं रह गया है। अगर अर्जुन निशा मेहरा से प्यार भी कर लेता तो भी मेहरा परिवार के लिए इतना पैसा देना नामुमकिन था। आखिर उन्हें भी तो ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो वे अर्जुन को इतने पैसे कैसे दे सकते थे? क्या आप इस बुनियादी व्यावसायिक ज्ञान को नहीं समझते? पैसा खर्च करने का मतलब है कि अर्जुन ने अन्य कंपनियों और जो परिवार के बीच सहयोग को खत्म कर दिया। शर्त यह है कि अर्जुन को अन्य कंपनियों को अधिक लाभ देने की आवश्यकता है, और फिर अन्य कंपनियां जो परिवार के साथ सहयोग समाप्त करने और अनुबंध के उल्लंघन के लिए जो परिवार को मुआवजा देने का विकल्प चुनेंगी। बेशक, कच्चे माल की आपूर्ति के बिना जो परिवार संबंधित सामान का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उन्हें किसी अन्य कंपनी को बड़ी मात्रा में हर्जाना देना होगा। ये पैसा जल रहा है, कौन मूर्ख ऐसा करेगा? हंसो, ज्यादा मुस्कुराना बेहतर है, आधे महीने बाद तुम्हें घुटनों के बल बैठकर रोना पड़ सकता है। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और यहाँ कोई दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि जैसे ही अर्जुन जाने के लिए मुड़ा, उसने एक दहाड़ सुनी, कमीने, उड़ाओ माल, तुम्हें नहीं लगता कि चीजें काफी बड़ी हैं, है ना? एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने भयंकर चेहरे के साथ दौड़ा। उसे अपनी व्यक्तिगत छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तड़क, स्पष्ट और मधुर आवाज निकली, जिसे सुनकर अर्जुन दंग रह गया। रोहन मल्होत्रा भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना जलता हुआ बायां गाल ढक लिया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरने लगे, पिताजी। संजय मल्होत्रा वास्तव में उस उड़ाऊ पुत्र की उसी समय पिटाई करना चाहते थे, लेकिन इसका प्रभाव वैसे भी बुरा ही होता। वे केवल अपने हृदय में क्रोध और आवेग को दबाकर ही इसका अनुभव कर सकते थे। आज दीक्षांत समारोह है। यहाँ स्कूल प्रमुखों के अलावा शिक्षक प्रतिनिधि और अभिभावक प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सभी ने देखा कि संजय मल्होत्रा जैसे सफल व्यवसायी ने अपना संयम खो दिया और सभी के चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय झलक रहा था। इसमें गलत क्या है? क्या आप फिल्मांकन कर रहे हैं? बूढ़िल्लू, क्या बात है? कुणाल के तीनों साथी भी वहां आ गए। उनमें से कुछ को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे भी नहीं पता। अर्जुन को होश आया। उसने सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, इसकी चिंता मत करो, चलो पहले बैठते हैं। लू, सहपाठी अर्जुन। इस समय संजय मल्होत्रा ने अर्जुन को रोकने के लिए आवाज लगाई। उनका चेहरा माफी और अपराध बोध से भरा था और उन्होंने कड़वाहट से कहा, ये सब मेरी गलती है कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता। क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? कुणाल, तनिष, जोरावर ने चकित भाव से कहा, बूढ़े चू और बूढ़े तांग, कृपया ये देख लें कि मेरे सिर पर कई प्रश्न चिन्ह तो नहीं हैं। अब अर्जुन को समझ आ गया, ये हैं रोहन मल्होत्रा के पापा, अब इनसे भीख मांगने आ जाओ। मैंने कहा, जो के परिवार में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं है? पता चला कि रोहन मल्होत्रा को पता ही नहीं था कि आसमान गिर रहा है। अर्जुन का चेहरा शांत था, स्वभाव में धुंधलापन था और उसने हल्के से कहा, चाचा, उससे पूछो क्या उसे मेरी माफी चाहिए। अब उसके लिए आक्रामक होकर कार्य करने और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने का क्षण आ गया है। बीजीएम, मेरे लिए फोन उठाओ। रोहन मल्होत्रा उलझन में था। उसने गिड़गिड़ाते पिता को वापस खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, भौहें चढ़ाईं और कहा, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? हमें उनसे माफी की क्या जरूरत है? मुझे यहाँ परेशान मत कीजिए। तुम अभी भी नहीं समझे, है ना? संजय मल्होत्रा धीमी आवाज में गरजे, अर्जुन के पिता राजेश वर्मा करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। चाहे पैसा ही क्यों न बर्बाद हो, वो हमारी कंपनी बर्बाद कर देंगे।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 1 महीने में भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। अब समय आ गया है कि हमारे परिवार को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। क्या रोहन मल्होत्रा को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उनके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो और उनका दिमाग खाली हो गया हो। उसका परिवार दिवालिया हो रहा है, ये कैसे संभव है? देर से आने के लिए मुझे खेद है। रोहन मल्होत्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। अर्जुन को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिली? एक छोटी सी बात पर मेहरा परिवार अर्जुन की मदद के लिए इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है? इसलिए रोहन मल्होत्रा को शुरू से ही यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी घटना घटेगी। उनका परिवार दशकों से जादुई नगरी में बसा हुआ है, उसका टूटना इतना आसान कैसे हो सकता है? पिताजी, क्या ये सच है? रोहन मल्होत्रा ने उदास भाव से संजय मल्होत्रा की ओर देखा। अगर यह सच है तो उसे कोई खबर क्यों नहीं मिली? संजय मल्होत्रा ने रोहन मल्होत्रा को गौर से देखा और गहरी आवाज में कहा, कल रात पूरा परिवार तुम्हें फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन बार बार बंद क्यों आ रहा था? क्या? रोहन मल्होत्रा ने भावशून्य स्वर में पूछा, क्या कोई है? मुझे तो नहीं मिला। ये सुनकर रिया कपूर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। रोहन मल्होत्रा ने रिया कपूर की तरफ देखा, अपना चेहरा नीचे किया और कहा, मुझे फ़ोन दो। कल रात से अब तक उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया है और वह रिया कपूर के बैग में रखा हुआ है। बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि घर पर इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, जबकि उसने कुछ घंटों से अपने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया था। रिया कपूर पसीने से तरबतर थीं, उन्होंने कांपते हाथों से अपना चैनल बैग खोला, उसमें से रोहन मल्होत्रा का मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे दे दिया। संजय मल्होत्रा की आंखों में आग सी थी। रिया कपूर की हरकतों को देखकर लगता है कि वह कल रात जो हुआ उसके बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। रोहन मल्होत्रा ने फ़ोन पर नज़र डाली तो वह वास्तव में बंद था। इसे चालू करने के बाद रोहन मल्होत्रा को थोड़ा चक्कर आने लगा। सैकड़ों मिस्ड कॉल, सभी दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, पूरे परिवार ने उसका फ़ोन उड़ा दिया। रोहन मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। हालांकि चाहे उसने अपने दिल में गुस्से को कैसे भी दबाया हो, वह भागने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने सोचा कि वह एक प्रमुख कार्यक्रम से चूक गया है क्योंकि उसका फ़ोन बंद था। वह ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और वह ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दादाजी निश्चित रूप से उससे बहुत निराश होंगे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुँचाया? रोहन मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए रिया कपूर को ठंडी आंखों से देखा। रिया कपूर के लिए उनके मन में भावनाएं थीं और उन्होंने इसके साथ खेलने के बाद इसे फेंकने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने रिया कपूर से सगाई करने और निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से जो परिवार में रिया कपूर से शादी करने के बारे में भी सोचा। लेकिन अब ये सब रिया कपूर नामक एक स्मार्ट महिला के हाथ में है। पागलपन, अभिमानी, चैन, मेरी बात सुनो। रिया कपूर भी डर गई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे इस मामले की गंभीरता का एहसास होने लगा। यहाँ तक कि रोहन मल्होत्रा के पिता भी अर्जुन से माफ़ी मांगने आ गए, यानी जो परिवार के साथ वाकई कुछ हुआ था। तुम ये क्यों समझा रहे हो? अब मैं तुम्हारे द्वारा मारा जा चुका हूँ। रोहन मल्होत्रा गुस्से से दहाड़ा और उसकी आवाज़ पूरे मैजिक थिएटर में फैल गई। अपने सामने शक्तिहीनता और क्रोध के बावजूद अर्जुन अभी भी शांति से वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। एकमात्र अफसोस यह है कि तरबूज खरीदना भूल गया। बोर होते हुए अर्जुन ने अपने बगल में प्रो चंदन को देखा, झुककर धीमी आवाज में कहा, श्री चैन, थिएटर सभी जादू थिएटर छात्रों के दिलों में एक पवित्र स्थान है। अब जब कोई यहाँ गाली देने आया है तो क्या आपको परवाह नहीं है? ऊपर जाए और क्लासमेट जो को क्लासमेट लुओ से माफ़ी मांगने दीजिए। आखिरकार लोगों को गाली देना गलत है। प्रो चंदन, तुम इतने प्रतिशोधी क्यों हो? वे एक जोड़े हैं, झगड़े के बाद क्या हुआ? लेकिन प्रो चंदन मूर्ख नहीं है, अर्जुन ने उससे बदला लेने से पहले ऐसा किया था। प्रोफेसर चंदन को बिना आवाज़ किए एक कदम दूर हटते देख अर्जुन फिर हंसा। बेशक इंसानों को डांटना गलत है, लेकिन कुत्तों को डांटना ठीक है। आखिरकार कुत्ते इंसानों की बातें नहीं समझते, इसलिए वे जवाब नहीं देंगे। आप? प्रो चंदन का चेहरा उदास और बदसूरत हो गया। कुणाल, तनिष और जोरावर भावुक होकर एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन एक पुराने उन्मोजी हैं। इस संबंध में श्री चैन का लाओ लू से कोई मुकाबला नहीं है। प्रोफेसर चंदन को घिनौना दिखाने के बाद अर्जुन ने उसे फिर कभी देखने की जहमत नहीं उठाई।
वह बेमतलब था, इसलिए उसने निशा मेहरा को ही छेड़ दिया। संजय मल्होत्रा को अभी रिया कपूर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन को रोकने के लिए क्या किया जाए। जाओ और अर्जुन से माफ़ी मांगो और अपनी गलती स्वीकार करो, संजय मल्होत्रा ने गहरी आवाज़ में कहा। तुमने यह मामला तोड़ा है, इसलिए तुम ही इसे सुलझा सकती हो। चाहे वह कोई भी मांग या शर्त रखे, तुम्हें मानना ही होगा। रोहन मल्होत्रा को पहले से ही लग रहा था कि उनकी सारी प्रतिष्ठा चली गई है, लेकिन जब उन्होंने संजय मल्होत्रा की गंभीर आंखें देखीं, तो उन्हें इस वास्तविकता को फिर से स्वीकार करना पड़ा। भूमि, जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन वहां से जा चुका था। ये देखकर तनिष्क को लगा कि उसके दिल में एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। अर्जुन की खातिर कोई और तो नहीं था जिसने इसे जबरदस्ती करवाया था। दुश्मन के प्रति तिरस्कार दूसरे पक्ष को मारने से भी अधिक असुविधाजनक है। स्कूल के कुछ नेता भी जो के पिता और पुत्र को शांत करने आए। अब स्नातक समारोह है और इस तरह देरी करना ठीक नहीं है, इसलिए पहले दोनों को शांत होने दो और स्नातक समारोह समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो। ये देखकर संजय मल्होत्रा के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जो परिवार, प्रशांत मल्होत्रा को अभी अभी पता चला कि यांग परिवार ने अनुबंध समाप्त कर दिया है और उन्हें लगा कि अब आखिरी कसर भी पूरी हो गई है। अन्य कंपनियों ने अपने अनुबंध समाप्त कर दिए हैं और वे वास्तव में कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन यांग परिवार ने उनका सहयोग समाप्त कर दिया, जो उनके एक हाथ को काटने के बराबर है। जैसे ही एल्डर मल्होत्रा ने बात खत्म की, उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। पापा, यशपाल टंडन ने क्या कहा? प्रशांत मल्होत्रा चिंतित दिखे। हालांकि मैंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यांग परिवार को राजेश वर्मा का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए और अब वे एहसान चुका रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी बुजुर्ग। मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत करके नींव तैयार की है और वह कुछ ही दिनों में आधी हो गई। अब इसमें 1 महीना नहीं, लगभग आधा महीना लगता है। मेहरा परिवार को भी कुछ कहना चाहिए। मेहरा परिवार और यांग परिवार उनके सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। अब राजेश वर्मा ने अपना एक हाथ काट लिया है और बचा हुआ हाथ भी अब ज्यादा दूर नहीं है। अब क्या करें? प्रशांत मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। युवा लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बात इस हद तक क्यों पहुंच गई है? यह मूल रूप से रोहन मल्होत्रा और अर्जुन के बीच की शिकायत थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो परिवार की नींव अब छूली जाएगी। मैं फिर फोन करके पूछूंगा। जैसा कि एल्डर मल्होत्रा ने कहा, उन्होंने अपना मोबाइल फोन उठाया और दूसरा नंबर डायल किया। जब फोन कनेक्ट हुआ तो एल्डर मल्होत्रा ने कहा, भाई नी, मुझे रास्ता दिखाओ। वह जिस व्यक्ति की तलाश में था, वह मिस्टर मेहरा ही थे। आखिरकार अर्जुन की मंगेतर निशा मेहरा ही तो थीं। अगर निशा मेहरा बीच बचाव कर दे, तो शायद अर्जुन इस तरह की पैसे की बर्बादी बंद कर दे। दरअसल श्री मेहरा को यह उम्मीद नहीं थी कि यांग परिवार राजेश वर्मा पर इतना बड़ा एहसान करेगा। इस एहसान के कारण यांग परिवार को हर कीमत पर इसका बदला चुकाना पड़ा। ये हो सकता है। बूढ़े नी की मैली आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, आप इसे समझ सकते हैं, आपको इसे खोलने के लिए घंटी बांधनी होगी। ये कहकर एल्डर मेहरा ने फोन रख दिया। श्री मल्होत्रा ने अपना फोन नीचे रखा, धीरे से सोफे से उठे और पूछा, क्या आज जादू शो में स्नातक समारोह आयोजित किया जा रहा है? ऐसा ही लगता है, क्या बात है? प्रशांत मल्होत्रा ने थोड़ा उलझन में सिर हिलाया। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद जाकर बच्चे से भीख मांग लूंगा, बुजुर्ग मल्होत्रा ने शांत भाव से कहा। पापा, प्रशांत मल्होत्रा हक्के बक्के रह गए। क्या पिता स्वयं अर्जुन से भीख मांगने जा रहे हैं? क्या ये वरिष्ठता के साथ खिलवाड़ नहीं है? श्री मल्होत्रा को अपने दिल में यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि राजेश वर्मा अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया। इसके पीछे एक और आकृति है। यांग परिवार के कार्यों से भी उस व्यक्ति के अस्तित्व का संकेत मिलता है। यदि ऐसा है तो बड़े मल्होत्रा अच्छी तरह जानते थे कि यदि वह अब इस दुविधा को हल करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल अपना पुराना चेहरा नीचे करके अर्जुन से विनती करनी होगी, जिससे अर्जुन को राहत महसूस हुई। यदि आप झुक सकते हैं और खींच सकते हैं, तो आप एक असली आदमी होंगे। स्नातक समारोह की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। स्कूल के नेताओं ने क्रमशः 3 निर्णयों की घोषणा की और साथ ही कुछ उत्कृष्ट छात्रों को मानद प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। संयोगवश इन प्रतिभाशाली छात्रों में अर्जुन भी था।
इंटरनेट पर अर्जुन के मामलों के बारे में हाल ही में हुए हंगामे के कारण स्कूल के नेताओं को उम्मीद है कि अर्जुन मंच पर कुछ शब्द कह सकेंगे और वैसे हमें उन परिस्थितियों के बारे में बता सकेंगे जिनके तहत फॉर एलिस और क्वाइट का निर्माण हुआ था। आखिरकार ये जादू शो के लिए नाम कमाने का एक अच्छा अवसर है। अर्जुन थोड़ा उदास था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेकिन ये ठीक है, जब आपको पता नहीं हो कि मंच पर क्या कहना है तो बस एक ही दिमाग में धन्यवाद कह दें। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने मंच के नीचे भीड़ में खड़े बहुत से लोगों को देखा। चेहरे पर शर्मिंदगी भरी लेकिन विनम्र मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, मुझे मंच पर बोलने का अवसर देने के लिए शिक्षकों का धन्यवाद। जादू शो में 4 वर्षों के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। 10 मिनट बाद, इसके अलावा मैं पिछले 4 वर्षों में अपने 3 रूममेट्स की सहनशीलता और देखभाल के लिए बहुत आभारी हूँ। 10 मिनट बाद, मेरे माता पिता, मेरी बहनों को धन्यवाद। इस समय स्कूल लीडर पसीने से तरबतर होकर आए और धीमी आवाज में बोले, छात्र अर्जुन, तुम्हें इतने सारे लोगों को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपनी रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताओ। ओह, अर्जुन ने अपनी समझ व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। दर्शकों में लोग, मंच पर लोग, क्या आप अभी भी यहीं हैं? ये देखकर कि सभी के भाव थोड़े अलग थे, अर्जुन ने सूखी मुस्कान दी और कहा, मेरी मंगेतर निशा मेहरा को धन्यवाद, उन्होंने मुझे इतनी रचनात्मक प्रेरणा दी, और मेरे हर अनुभव के लिए भी धन्यवाद। मैं धीरे धीरे बड़े होने की इन यादों को गीत में लिखूंगा, चीनी संगीत परिदृश्य में कुछ छोटे योगदान देने की कोशिश करूंगा, धन्यवाद सभी को। अर्जुन पहले से ही जी का आदी था, लेकिन जब उसे लगा कि घटनास्थल का माहौल उतना सक्रिय नहीं है तो उसने बात जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि भाषण देना बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आखिरकार यह आदमी खत्म हो गया। अर्जुन को नीचे आते देख जोरावर ने भावशून्यता से कहा, बुरेलू, क्या तुम जानबूझकर यहाँ आए हो? हमें आधे घंटे तक तुम्हारी बकवास सुनने दो। यह मेरी गलती नहीं है। टीचर्स ने मुझे इस बारे में बात करने को कहा था। अर्जुन मासूम लग रहा था। वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन टीचर्स ने उसे इस बारे में बात करने को कहा। वह बात करना चाहते थे, लेकिन छात्र सुनना नहीं चाहते थे। क्या एक प्रतिभाशाली और सुंदर लड़का बनना इतना कठिन है? स्नातक समारोह समाप्त हो गया है। साथ ही यह इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि स्नातकों ने समाज के विशाल मंच पर पूरी तरह से कदम रख दिया है। कुछ लोग भ्रमित हैं, जबकि अन्य लोगों ने पहले ही अपने लक्ष्य स्पष्ट कर लिए हैं। अर्जुन ने यह भी सोचा कि वह अगली फिल्म कौन सी बनाने जा रहे हैं और अपने 3 रूममेट से कहा, मैं आपको बाद में स्क्रिप्ट भेजूंगा और भूमिकाएं तय हो गई हैं। वेतन के बारे में चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सचमुच? क्या हम सचमुच फिल्में बना सकते हैं? जोरावर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वे सब नए नए ग्रेजुएट हैं। ये कहा जा सकता है कि वे फिल्म इंडस्ट्री में नए हैं। आमतौर पर कोई भी निर्देशक उनके जैसे अभिनेताओं को काम पर नहीं रखता। इसके अलावा अब इंटरनेट पर बहुत से लोग ज़ियाओशियानरू की ट्रैफिक फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक वे ज़ियाओशियानरू अभिनीत कोई फिल्म देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर उसे नहीं देखेंगे। बिल्कुल, अर्जुन ने सिर हिलाया और याद दिलाया, लेकिन भद्दे शब्द तो पहले ही बोल दिए हैं। अगर तुम मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे तो मैं न सिर्फ तुम्हें डांटूंगा, बल्कि तुम्हारी जगह किसी और को भी रख लूंगा। ऐसा होना ही चाहिए। आखिरकार फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तनिष्क की कोई राय नहीं थी। लाओ लू, चिंता मत करो, जब तक कोई दृश्य फिल्माया जा सकता है तुम मुझे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ने और आग के समुद्र में उतरने दे सकते हो। जोरावर ने अपनी छाती थपथपाई और न्यायपूर्वक कहा, मेरी अभिनय क्षमता अच्छी है। चुकियाओ लड़खड़ाता है और लड़खड़ाता है। उसे अभी भी खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं है। जोरावर एक ड्रामा का दीवाना है और फिल्मों में काम करने का बहुत शौकीन है, लेकिन उसे कभी कोई अच्छा मौका नहीं मिला। अब जब अर्जुन ने यह अवसर दे दिया है तो कुणाल का मानना है कि जोरावर अवश्य सफल होगा। और वह स्वयं। जब तक चरित्र को पूरी तरह से चित्रित किया जा सकता है, तब तक ये पहले से ही बहुत अच्छा है। अर्जुन ने कुणाल के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बूढ़े चू, इस बार तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। पुरुष नंबर 1 का रोल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इस रोल को बनाने के लिए तुम्हें जरूर कड़ी मेहनत करनी होगी। चलो, क्या
कुणाल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, लाओ लू, आप पुरुष नंबर 1 को लाओ झांग को क्यों नहीं देते, वह मुझसे ज़्यादा उपयुक्त है। ओह, मैंने लाओ झांग और लाओ तान के किरदार पहले ही तय कर लिए हैं। हालांकि इस बार उनके पास कोई मुख्य पुरुष पात्र वाली स्क्रिप्ट नहीं है, फिर भी मैं भविष्य में उनकी जगह जरूर ले लूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जोरावर ने पूछा, तो फिर मेरी भूमिका क्या है? एक सरल और ईमानदार आदमी। अर्जुन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ये बात लाओ झांग के बिल्कुल अनुरूप है। लाओ झांग एक ईमानदार आदमी लगता है। तनिष्क ने अपनी बात दोहराई। जाओ जाओ, ईमानदार आदमी को क्या हुआ है? क्या ईमानदार आदमी ने तुम्हारा चावल खा लिया है? जोरावर ने आंखें घुमाईं, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि आगे उन्हें एक फिल्म की शूटिंग करनी है तो उन्होंने भूमिका की परवाह नहीं की और उन्हें बहुत खुशी हुई। कुणाल ने उत्सुकता से पूछा, ओल्ड टैंक की क्या भूमिका है? एक अमीर और शक्तिशाली युवा स्वामी। अर्जुन ने उत्तर दिया। बकवास, बड़ा खलनायक। तनिष्क की आंखें चौड़ी हो गईं। इस किरदार के बारे में सुनते ही उसका पहला ख्याल खलनायक का आया। आखिरकार फिल्म में अमीर और शक्तिशाली युवा मालिक मरने के लायक है। अर्जुन ने गोलू का सिर सहलाते हुए कहा, ओम, यह एक कॉमेडी फिल्म है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। तनिष्क ने अर्जुन को संदेह से देखा, उसे विश्वास क्यों नहीं हुआ। सहपाठी अर्जुन, सहपाठी अर्जुन। संजय मल्होत्रा ने जल्दी से आकर अर्जुन और अन्य लोगों का रास्ता रोक लिया। कुणाल के तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, वे फिर आए। रोहन मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने अतीत में तुम्हारे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो अच्छी नहीं थीं, लेकिन हम आपस में शिकायतें सुलझा सकते हैं। इसमें बड़ों को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, मेरे पास आओ। अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो, इतने सालों के हमारे रिश्ते की खातिर एक बार हमें माफ़ कर दो। रिया कपूर ने अर्जुन से दयनीय भाव से माफ़ी मांगी। अब वह केवल अर्जुन से क्षमा मांग सकती है, अन्यथा जो परिवार उसे जाने नहीं देगा। अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और बेबसी से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घुटनों के बल बैठकर रोओगे, क्या अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? रोहन मल्होत्रा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अभी भी उच्च रैंकिंग वाले अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्तित्व से बाहर नहीं आया है। उसके दिल में अर्जुन सिर्फ एक साधारण कॉलेज छात्र है और वह उसके साथ तुलना करने के योग्य नहीं है। लेकिन जब उसने अपने पिता की कठोर निगाहें देखीं तो रोहन मल्होत्रा के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने कहा, मुझे विश्वास है, कृपया मुझे ऊपर उठाएं और मुझे जाने दें। छोड़ो मत, ही। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी शिकायतें 1 या 2 दिन पुरानी नहीं हैं, क्या ये 4 साल पुरानी होनी चाहिए? 4 साल की शिकायतें और बदनामी के ये कुछ दिन, मेरे पास वास्तव में आपको जाने देने का कोई कारण नहीं है। मैं खुद को इन शिकायतों को लिखने के लिए मना नहीं सकता। ये बोलते हुए अर्जुन ने अपना हाथ लहराया और कहा, अब मुझसे भीख मत मांगो। वास्तव में मेरे साथ समय बर्बाद करने के बजाय आपको इस कठिनाई से निपटने के बारे में अधिक सोचना चाहिए। चलो, मुझे विश्वास है कि आप इस दूसरी कठिनाई से गुजरने में सक्षम होंगे। ये देखकर कि अर्जुन जाने वाला है, संजय मल्होत्रा चिंतित हो गए और जल्दी से बोले, छात्र अर्जुन, सहपाठी अर्जुन, हमें जो कुछ भी कहना है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बस अपनी कोई भी शर्तें पूछो और मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा यदि मैं कर सकता हूं। अब मेरी एक शर्त है। तुमने कहा था कि रास्ते से हट जाओ, मुझे जाना है, अब मेरे रास्ते में मत आओ। संजय मल्होत्रा थोड़ा हताश हो गए थे। अब जबकि अर्जुन उनकी बात मानने को तैयार नहीं था तो उनके पास करने को कुछ नहीं था। मैंने पिछली कुछ सेटिंग्स को थोड़ा संशोधित किया है और मुख्य पंक्ति को इंगित किया है। आखिरकार बहुत से लोगों ने स्प्रे किया है। यदि आप ऊब गए हैं तो आप सामने को फिर से पढ़ सकते हैं। अर्जुन ने सीधे संजय मल्होत्रा को पीछे छोड़ दिया। उनके पास ऐसी चीजों पर बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। रोहन मल्होत्रा को जाने दो। उससे पहले उसे किसने जाने दिया? दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ करने के बाद मैं माफी मांगने आया हूं। मैं इतनी जल्दी क्यों चला गया? हालांकि इससे पहले कि अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ता, उसने निशा मेहरा को देख लिया। अर्जुन आश्चर्य से भर गया। उसने निशा मेहरा को अपने सामने आते देखा और पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? जो परिवार का बूढ़ा आदमी भी यहाँ है। निशा मेहरा ने सहजता से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जो परिवार में एक भूत है, मुझे डर है कि वह मेरे आदमी को ले जाएगी।
अर्जुन अवाक रह गया। क्या वह उस तरह का आम आदमी है जो औरतों के पीछे पागल है? आगे देखते हुए अर्जुन ने एक वृद्ध और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। इतना ही नहीं, बल्कि लाल पोशाक में एक महिला और भी अधिक आकर्षक है, एक सेक्सी और आकर्षक आकृति के साथ। एक लोमड़ी का चेहरा और भी अधिक आकर्षक है और उसके सिनेबार जैसे लाल होंठ प्रलोभन से भरे हुए हैं। ये सचमुच एक परी है। तनिष ने अपनी जीभ को हल्के से चटकाया, वह भी कुछ हद तक आकर्षित हुआ। दूसरी ओर जोरावर के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। एक साधारण राक्षस लड़की मेरे दाव-हृदय के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? बूढ़े झांग ने इतने सालों से किसी लड़की का हाथ भी नहीं छुआ, तेरा तो दिल ही खराब है, कुणाल ने गुस्से से कहा। निशा मेहरा ने चुपचाप अर्जुन की ओर देखा और देखा कि अर्जुन का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में आश्चर्य का जरा भी भाव नहीं था। जब तक वह एक महिला है, वह ऐसे समय में अपने प्रेमी की आंखों को देखने से खुद को नहीं रोक सकती। यदि प्रेमी की आंखें ठीक नहीं हैं, तो आज रात घर लौटने पर उसे बहुविकल्पीय प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। कीबोर्ड या डुरियन, दो में से एक चुनें। बेशक कुछ वयस्क ऐसे भी हैं जो कोई विकल्प नहीं चुनते और सब कुछ चाहते हैं। बड़े मल्होत्रा अर्जुन के पास गए, बिना कुछ कहे झुके और प्रणाम किया। निशा मेहरा ने भौहें चढ़ाईं। मिस्टर मल्होत्रा का उपहार थोड़ा बड़ा था। अर्जुन शांत और संयमित है, आप चाहें तो झुक सकते हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं। वैसे भी मेरा रवैया नहीं बदलेगा। हालांकि यहाँ बहुत से शिक्षक, छात्र, अभिभावक, स्कूल नेता हैं। उनमें से कोई भी ज्यादा दूर नहीं गया। जब उन्होंने श्री मल्होत्रा को देखा तो उन्हें शायद अंदाजा हो गया कि क्या होगा। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर मल्होत्रा अर्जुन के सामने झुककर माफी मांगेंगे। ये सचमुच चौंकाने वाला है। बूढ़े आदमी, मैंने अपने पोते के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बड़े मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से बोले, मैं सब समझ गया हूँ। पिताजी को पढ़ाना मेरी गलती नहीं है। अगर उनके पिताजी उन्हें अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकते, तो दादा होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यह मेरी ओर से आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए क्षमा करें। बोलने के बाद एल्डर मल्होत्रा ने पुनः प्रणाम किया। बाद में मिस्टर मल्होत्रा सीधे खड़े हो गए। हालांकि वे बूढ़े थे, उनका शरीर अभी भी मजबूत था और रीढ़ की हड्डी सीधी थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे पता चल गया कि वह एक अनुभवी व्यक्ति है। यदि श्री मल्होत्रा तीसरी बार उनके सामने झुकेंगे तो वे तुरंत चले जाएंगे। 3 धनुष, क्या तुम मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े आदमी को क्या जवाब दे। दूसरा पक्ष बहुत ही चालाक और शालीन था, इसलिए उसे बीच में आने की जगह नहीं मिल रही थी। नी ने सपना देखा कि अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्री मल्होत्रा, आप बहुत सम्मानित और एक बुजुर्ग हैं, कृपया ऐसा न कहें, अन्यथा अगर यह बात मेरे दादाजी तक फैल गई तो उन्हें आपको फिर से डांटना पड़ेगा। इतना कहकर निशा मेहरा थोड़ा झुकी और अर्जुन के लिए उपहार लौटा दिया। एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक खूबसूरत महिला। बड़े मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर गंभीरता से देखा, निशा मेहरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी निशा मेहरा, मैं आज यहाँ मदद मांगने आया हूँ और मेरा कोई और इरादा नहीं है। उन्होंने अपना पुराना चेहरा पूरी तरह से उतार दिया है। यदि वह अब भी दिखावा करता रहा और नहीं छोड़ा, तो जो परिवार की नींव सचमुच खत्म हो जाएगी। बहन निशा मेहरा, मैं भी आपसे विनती करती हूँ। अब से मैं आपका एक बड़ा एहसानमंद हूँ। जब तक आप कहेंगी मैं कर दूंगी। उसके बगल में बैठी आकर्षक महिला ने विनती की। वे अब निशा मेहरा की राह पर चल रहे हैं और कठोर हृदय वाले अर्जुन के लिए अपना रवैया बदलना मुश्किल है, लेकिन अगर निशा मेहरा कुछ शब्द कहने में मदद कर सके तो चीजें बदल सकती हैं। निशा मेहरा, अर्जुन, जब हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा परिवार मान लेगा और इससे तुम्हें वाकई बहुत परेशानी हुई है। हम मुआवजा देने को तैयार हैं और ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत मल्होत्रा ने कहा। रोहन मल्होत्रा, जो उनके पास खड़ा था, पहले से ही अचंभित था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दादाजी, चाचा और चचेरे भाई व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे। और दादाजी ने भी झुककर अर्जुन से माफी मांगी। इससे उसका सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। जो परिवार बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था और कोई कमी नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि बड़ों ने भी उससे माफी मांगी। वह रोहन मल्होत्रा के मामले को और नहीं खींच सका।
इसके अलावा जो परिवार और मेहरा परिवार के बीच सहयोगात्मक संबंध हैं। अगर वह बात को ज्यादा आगे ले जाता है तो मेहरा परिवार को आपत्ति हो सकती है। अरे, ये लोग जानते हैं कि कैसे व्यवहार करना है। अर्जुन ने मन ही मन कोसा, इतना स्मार्ट परिवार, रोहन मल्होत्रा जैसा मूर्ख कैसे हो सकता है। लेकिन वह रोहन मल्होत्रा को आसानी से जाने नहीं देंगे। अध्यक्ष जो, दो महाप्रबंधक, प्रबंधक जो। इस समय काव्या वर्मा तेजी से इस तरफ चले आए। उनके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी जो वीरतापूर्ण लग रही थी। काव्या वर्मा अर्जुन के पास गईं, उसके रास्ते में खड़ी हो गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, सभी को नमस्कार। मेरा छोटा भाई वास्तव में कुछ भी नहीं जानता, कुछ करना तो दूर की बात है, सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैं, सबसे बड़ी बहन, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार मेरे सबसे प्यारे भाई को इस तरह से परेशान किया गया है, मुझे उसके लिए न्याय मांगना होगा और स्पष्टीकरण मांगना होगा। काव्या वर्मा के आते ही उसकी आभा दब गई। वह कई वर्षों से कार्यस्थल पर कुशल रही है और वह सबसे परिष्कृत लोमड़ियों के साथ भी शांति से व्यवहार कर सकती है। अर्जुन ने राहत की सांस ली, क्योंकि बड़ी बहन यहाँ है, इसलिए उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बहन इस तरह से बहुत सुंदर लग रही है। ये पहली बार था जब अर्जुन ने इतनी दबंग बड़ी बहन को देखा था। बॉस लू, अगर आप निष्पक्ष रहना चाहें तो हम आपको सब कुछ देंगे, और आपको जो भी समझाना हो हम आपको वो सब देंगे। मुझे बस उम्मीद है कि आप मेरे चचेरे भाई को उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के लिए माफ़ कर देंगे। जोया मल्होत्रा ने काव्या वर्मा की बात मान ली। उन्होंने अपना रवैया न्यूनतम रखा, किसी और कारण से नहीं, बल्कि उन्हें उम्मीद थी कि वर्मा परिवार इस पैसे बर्बाद करने वाले व्यवहार को बंद कर देगा। उनका जो परिवार इस तरह के हमले को सहन नहीं कर सका। चलो बात करते हैं, दोपहर हो गई है और परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे अपने छोटे भाई और उससे छोटे भाई बहनों को घर ले जाना है। काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम अभी आपको परेशान नहीं करेंगे। जोया मल्होत्रा ने भी चतुराई से सिर हिलाया। इस तरह की बात के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, अब हम केवल अर्जुन के शांत होने का इंतजार कर सकते हैं, या अर्जुन को ये बात समझ में आ गई होगी। अर्जुन और अन्य लोगों को जाते देख बड़े मल्होत्रा का दिल बहुत भारी हो गया। काव्या वर्मा जब कोई काम शुरू करती थी तो बहुत निर्णायक होती थीं। जोया मल्होत्रा ने अपनी भौहों के बीच में हाथ फेरा और बेबसी से बोली, दादाजी, ये औरत तो निशा मेहरा से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं इससे कई बार हार चुकी हूँ। घर जाओ। बड़े मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने रोहन मल्होत्रा की तरफ देखा और यहाँ से चले गए। रोहन मल्होत्रा का दिल अपराध बोध और पछतावे से भरा था और उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हो चुका था। चैन चैन, रिया कपूर ने भयभीत निगाहों से उसकी ओर देखा। रोहन मल्होत्रा इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिलासा देते हुए बोले, कोई बात नहीं, बस मेरे फोन का इंतजार करो। रिया कपूर ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया और संजय मल्होत्रा को भारी झुककर कहा, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। संजय मल्होत्रा रिया कपूर की तरफ देखे बिना ही चले गए। अगर जनता न होती तो वह इस महिला को जोरदार थप्पड़ मारना चाहता। 3 और डिलीवरी। जीवन का अर्थ बेहतर और सुखी भौतिक जीवन के लिए प्रयास करने से अधिक कुछ नहीं है। इनसे स्वाभाविक रूप से खुशी होगी। खुश होने के बाद वह वर्तमान अर्जुन की तरह नमकीन मछली की तरह मुलायम और आलीशान सोफे पर लेटी होगी, जिसके सिर पर निशा मेहरा की लंबी जैद जैसी सफ़ेद टांगें टिकी होंगी। जब से उसके पास सिस्टम और बाईफूमी की मंगेतर थी, जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था, अर्जुन पहले से ही बिना संघर्ष किए अपने जीवन के शिखर पर खड़ा था। इसके अलावा अर्जुन को लगा कि अगर वह कड़ी मेहनत जारी रखेगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वह सुंदर और उत्कृष्ट है, तो अन्य पुरुष कैसे रह सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके पिता एक वित्तीय प्रमुख हैं, उनकी मां एक स्वर्ण पदक विजेता वकील हैं, उनके दादा मुख्य अभियोजक हैं, उनकी सबसे बड़ी बहन देश की शीर्ष 10 उत्कृष्ट युवा महिलाओं में से एक है, और उनकी तीसरी बहन एक राजनीतिक और कानूनी प्रतिभा है जिसके अनगिनत समर्थक हैं। तुम्हारा मतलब दूसरी बहन से है? भूल जाओ, इसका जिक्र मत करो। इसलिए अब अर्जुन का मुख्य कार्य निशा मेहरा के घर को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना है। इसका अतिरिक्त मिशन कुछ गाने भेजना और कुछ सार्थक फिल्में शूट करना है। रोमांस फिल्में, एक्शन फिल्में या कुछ और। अन्यथा अर्जुन के पास वास्तव में करने को कुछ नहीं होगा। अफसोस, एक बार जब किसी व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो उसे लगता है कि जीवन काफी उबाऊ है।
काव्य वर्मा ने अपने छोटे भाई के भरे पूरे रूप को देखा और लाचारी से बोला, क्या तुम पॉजिटिव फॉर्म ले सकते हो? तुम पिछले 2 दिनों से घर पर रहकर गेम खेल रहे हो या फिर निमेन कंपनी में उपद्रव मचाने वाले हो? क्या तुम फिल्म नहीं बनाना चाहते? जल्दी करो और निर्देशक और अभिनेताओं को ढूंढो। ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगा। अर्जुन की बात खत्म होते ही उसने मुंह खोला। आह! निशा मेहरा ने स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा खाया और बाकी अर्जुन के मुंह में ठूंस दिया। काव्या वर्मा ने बेबसी से सिर हिलाया। अर्जुन 2 दिन से लगातार कह रहा था कि वह कल जरूर जाएगा। अर्जुन ने उदास चेहरे से कहा, रिश्ता टूट गया है। तुमने एक बार मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा छोटा बच्चा हूं, लेकिन अब तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन का एक निवाला भी नहीं देते। ओह औरत, इसे रोक। निशा मेहरा ने आंखें घुमाते हुए कहा, दादाजी ने कहा है कि वह हम दोनों के साथ खाना खाना चाहते हैं। आप कोई समय चुन सकते हैं। अगली बार मैं जरूर जाऊंगा, अर्जुन ने आलस से कहा। लेकिन तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। निशा मेहरा ने धीरे से अर्जुन की नाक पर चुटकी काटी और कहा। काव्या वर्मा ने एक नज़र में अर्जुन के विचारों को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वह बस इस बात से चिंतित है कि अब उसका कोई करियर नहीं है और वह केवल गाने लिखता है। इसे तब तक खींचता है जब तक वह वास्तव में प्रसिद्ध नहीं हो जाता और फिर अपना सिर ऊंचा नहीं कर लेता। अर्जुन असंतुष्ट होकर बोला, बड़ी बहन, क्या परेशानी के लिए सब कुछ कहना आवश्यक है? निशा मेहरा हक्की बक्की रह गईं। दरअसल उनके परिवार में अर्जुन को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। विशेषकर इस बार राजेश वर्मा के रवैये से मेहरा परिवार को भी यह समझ आ गया कि अपने सबसे छोटे बेटे के लिए राजेश वर्मा कुछ भी करने की हिम्मत कर सकता है। इसके अलावा अर्जुन ने कुछ भी हासिल नहीं किया। अर्जुन को अचानक लगा कि लेटे लेटे जिंदगी बेमानी है, इसलिए उसने लेटना बंद कर दिया। निशा मेहरा की गोद से उठा और सख्ती से बोला, कल से मैं डायरेक्टर और एक्टर्स के पास जाकर पहले कॉमेडी लव मूवी बनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज में पैसा लगाने से पहले पानी की जांच कर लो। ताली ताली ताली। काव्या वर्मा ने तालियां बजाईं और हंसते हुए कहा, ठीक है, जब तक आप फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं, चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी, बड़ी बहन आपके लिए इसे बुक कर देगी। नहीं, मुझे अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है और यह निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी बिक्री करेगी। अर्जुन ने शांत चेहरे के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, क्या आपको बॉक्स ऑफिस के लिए शो रिजर्व करने की जरूरत है? इसके अलावा यदि प्रदर्शन वास्तव में गलत हुआ तो उसे अधिकतम करोड़ों का नुकसान होगा। थोड़ा पैसा कोई समस्या नहीं। पिछले 2 दिनों में जब उसने साइन इन किया और चेक इन किया तो सिस्टम ने उसे मिलियन दिए। अन्यथा वह इतना नमकीन कैसे हो सकता है? अर्जुन ने बकरी का दूध पी रहे गोलू की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाकर गोलू का सिर दबाया। गोलुम। गोलू खुशी खुशी दूध पी रहा था, तभी अचानक उसका सिर झुक गया। बकरी के दूध से उसकी नाक बंद हो गई और वह असमंजस में अर्जुन की ओर देखने लगा। क्या लोग ऐसा ही करते हैं? अगली सुबह अर्जुन और निशा मेहरा खुशी खुशी बाहर निकले और उन्होंने अभी भी रोहन मल्होत्रा को दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे देखा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। तांग चेन यिपिन एक ऐसा परिवार है जिसकी 3 सीढ़ियां हैं। रोहन मल्होत्रा ऊपर तो नहीं जा सकता था, लेकिन नीचे घुटनों के बल बैठा था। अन्य निवासियों को प्रतिक्रिया देने से रोकने के लिए काव्या वर्मा के पास रोहन मल्होत्रा को आने और अर्जुन के साथ अच्छी बातचीत करने का मौका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोहन मल्होत्रा ऊपर तो आए, लेकिन उन्हें अर्जुन से बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए वे दालान में घुटनों के बल बैठे रहे। एक आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है, लेकिन रोहन मल्होत्रा के घुटने टेकते ही उसकी गरिमा और गौरव खत्म हो जाता है। अब रोहन मल्होत्रा अर्जुन से उसे जाने देने की विनती कर रहे हैं। काव्या वर्मा और निशा मेहरा जैसी क्रूर महिलाओं से घिरे रोहन मल्होत्रा को 2 दिन और 3 रातों से यहाँ घुटते देख उसे कमोबेश सहानुभूति महसूस हुई। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और वे इसका उल्लेख भी नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा की बात अनसुनी कर दी, सीधे लिफ्ट में चले गए और पूछा, आप लंच में क्या लेंगे? कोक चिकन विंग्स या स्वीट एंड सोर पोर्क रिब्स? जब तक यह आपके द्वारा बनाया गया है, मुझे इसे खाना पसंद है। निशा मेहरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाल ही में निशा मेहरा अर्जुन के हाथ का बना खाना खा रही हैं। जब उन्होंने चुपके से वजन नापा तो पाया कि उनका वजन लगभग 3 किलो बढ़ गया है। लेकिन अर्जुन की कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि निशा मेहरा खाने से थकती नहीं है, इसलिए उन्हें फिटनेस पर अधिक समय देना पड़ा। डिंग। मुख्य लाइन चेक इन कार्य जारी किया गया है।
1000 बिलियन खोएं और एक प्रौद्योगिकी भवन को पुरस्कृत करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भवन अंदर एक सुपर उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और मेजबान के पास सभी कमांड पावर हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा उपचार, विनिर्माण, रसायन विज्ञान, सिमुलेशन आदि के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी इमारत है जो वर्तमान तकनीक को पार करती है। नोट: अब से होस्ट हर दिन लॉग इन करेगा और सिस्टम अब धनराशि का पुरस्कार नहीं देगा। नोट 100: मेज़बान के मौजूदा फंड 1 बिलियन से शुरू होकर चेक इन फंड बन जाएंगे। मेज़बान द्वारा चेक इन फंड खर्च करने के बाद अगले 1 बिलियन चेक इन फंड क्रेडिट कर दिए जाएंगे। नोट: चेक इन फंड को होस्ट में निवेश करने के बाद यदि उत्पन्न आय निवेश से अधिक है तो निवेशित चेक इन फंड को दोगुना कर दिया जाएगा और होस्ट के व्यक्तिगत शेष में शामिल नहीं किया जाएगा। नोट: चेक इन फंड का उपयोग केवल वाणिज्यिक निवेश के लिए किया जा सकता है और इसे स्थानांतरित, दान या जुआ नहीं किया जा सकता है। सभी व्याख्या अधिकार इस प्रणाली के हैं। मुझे आशा है कि मेज़बान सकारात्मक रहेगा, कड़ी मेहनत करेगा और कभी न पलटने वाली नमकीन मछली बनना बंद कर देगा। अर्जुन: क्या बकवास है, मैं घोड़े पर सवार होकर आपके बगल में नमकीन मछली की तरह जीवन जी रहा हूँ। क्या आप मुझे अभी भी मेनलाइन चेक इन कार्य देते हैं? आपकी बहन। जल्द ही। अर्जुन ने देखा कि उसके बैंक कार्ड में अरबों रुपये जुड़ गए हैं। 100 बिलियन, साफ सुथरे, एक पैसा भी अधिक नहीं। पंचिंग फंड 100 बिलियन, व्यक्तिगत शेष 0। अर्जुन ने लगभग मुंह में पुराना खून थूक दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया है और उसके पास आधा पैसा भी शेष नहीं है। इसके अलावा ये तथाकथित निवेश निश्चित रूप से खो जाएगा, अर्जित नहीं होगा। एक बार निवेश से पैसा बन जाए, कितना पैसा निवेश किया गया है, चेक इन पूंजी कितनी दोगुनी हो जाएगी। केवल तभी जब निवेश में हानि होती है, निवेशित धनराशि को व्यक्तिगत शेष में शामिल किया जाएगा। अब अर्जुन सचमुच निशा मेहरा पर नमकीन मछली की तरह लट्टू हो गया है। उसका चेहरा पे महीनता से भरा हुआ है। क्या मजाक, वह 1 मिलियन भी खर्च नहीं कर सकता तो 1000 बिलियन कैसे खर्च कर सकता है? आप केवल निवेश कर सकते हैं। मैं परेशान हूँ। सिस्टम, तुम घोड़े पर चढ़ो और जल्दी से लाओ तजू के शरीर से बाहर निकल जाओ, मैं खेलना बंद कर दूंगा। एच